ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इनविंसिबल डिवाइन डेस्टिनी सिलेक्शन सिस्टम, अध्याय 41। महिला धीरे धीरे टॉवर से उतरी। उसके साथ नारंगी, पीले, हरे, नीले और बैंगनी रंग के कपड़े पहने 6 नौकरानियां थीं। उसके कदमों की आवाज़ झरना की तरह गूंज रही थी, जो स्पष्ट और मधुर थी और जिसमें एक अवर्णनीय आकर्षण था। जैसे ही उसकी शानदार विशेषताएं भीड़ के सामने आईं, उसके भारी आकर्षण और निर्दोष आभा ने सभी को चौंका दिया। क्या यह महिला म्यू रो हो सकती है, जो सद्भाव के घर की संत है? उसकी दिव्य सुंदरता इस नश्वर दुनिया में शायद ही कभी देखी जाती है। ऐसी परिपूर्ण महिला को पाना वाकई मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे कोई देवदूत सांसारिक दुनिया में उतर आया हो, उनमें से एक ने कहा। चू युआन म्यू रो को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। महान वू राजवंश में आने के बाद से उसकी सुंदरता सबसे परिपूर्ण थी जो उसने कभी देखी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें कोई दोष नहीं था। उसकी आंखों में वह एक अलौकिक आभा में लिपटी हुई थी। उसका आकार धुंधला और धुंधले क्रिस्टलीय कोहरे में लिपटा हुआ था, जो उसे और अधिक रहस्यमय बना रहा था। चू युआन उसकी क्षमताओं को नहीं पहचान सका, और यह सब उसे और अधिक चकित कर रहा था। वह वास्तव में एक परी की तरह है। चू शियाओनियांग ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। जैसे ही म्यू रो उसके पास आए, उसने अचानक महसूस किया कि कोई उस पर गहरी और रसातल जैसी नजर डाल रहा है। उसकी आंखें चू युआन पर टिक गईं। जैसे ही उनकी आंखें मिलीं, उसे हल्का सा सिहरन महसूस हुआ, जैसे उसकी आत्मा उसकी नज़र में समा रही हो, मानो एक खाली खोल में बदल रही हो। मैं यहाँ सद्भाव के घर में आप सभी की उपस्थिति की सराहना करती हूँ, उसने कहा। म्यू रो ने अपनी प्रतिक्रिया छिपाने में कामयाब रही। उसकी आवाज़ चांदी की प्लेट पर गिरती पानी की बूंद की तरह मधुर थी। उसके वाकपटु भाषण ने कुलीनों और राजपरिवार को स्तब्ध कर दिया। वे उसके मंत्रोच्चार की आभा से पूरी तरह मोहित हो गए। जब अन्य लोग मोहक आकर्षण में खोए हुए थे, म्यू रो की नज़र एक बार फिर चू युआन पर पड़ी, तो उसने पाया कि वह उसके आकर्षण से अप्रभावित होकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तुम्हें देखना हमारे लिए सम्मान की बात है, लियूशी ने जल्दबाजी में कहा। म्यू रो की एक झलक देखते ही उसे लगा कि उसकी आत्मा उसकी ओर खींची जा रही है। उसे लगा कि अगर उसकी मांग के लिए उसकी मौत भी हो जाए, तो भी वह खुशी खुशी उसकी मांग मान लेगा। वास्तव में अपनी सुंदरता दे दो। तुम राज्य में सबसे अधिक मंत्रोच्चार करने वाली हो। तुम हमसे जो भी कहोगी, हम करेंगे, कुछ युवा कुलीनों ने म्यू रो को देखते हुए कहा। उनकी आंखें विस्मय से भरी हुई थीं। म्यू रो ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी महान वो राजवंश के प्रतिष्ठित कुलीन और राजकुमार हैं। मैं आपसे कुछ भी मांगने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर मैं राज्य की महारानी बनना चाहूं, तो क्या तुम तब भी मेरी बात मानोगे? अगर तुम चाहो तो मैं सबसे पहले तुम्हारे प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करूंगा। मैं छोटे सम्राट को खत्म करने के लिए हमेशा तैयार हूं। वह कौन है, सिवाय एक बच्चे के? वह तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, लियूशी ने अचानक दहाड़ते हुए कहा। उसकी गर्दन की नसें उभर आई थीं। उसकी आंखों में केवल म्यू रो था। उसकी आत्मा मोहित हो गई थी। उसका दिमाग अब उसके शब्दों को नहीं सुन पा रहा था। अगर तुम में हिम्मत है तो भी, मैं नहीं, म्यू रो ने धीरे से कहा। मैं केवल मजाक कर रहा था, और जब मैंने राज्य कहा तो मेरा मतलब यहाँ नहीं था। यह महिला, चू शियाओनियांग ने अपने दांत पीसते हुए कहा, वह एक असली मंत्रोच्चार है। अगर तुम सच में ऐसा चाहते हो, तो मैं इसे पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हूँ, लियूशी ने अपने दांत पीसते हुए कहा। बस चलो आज इस पर चर्चा नहीं करते, म्यू रो ने हंसते हुए कहा, विषय को अलग करते हुए। मैंने सुना है कि आज तुम्हारा 8वां जन्मदिन है। मैं एक उपहार के बारे में सोच रहा था और आखिरकार तुम्हारे लिए कुछ उपयुक्त उपहार मिल गया है, लियूशी ने कहा। उसकी आंखें म्यू रो पर केंद्रित थीं। उसकी निगाहों से बेपरवाह, म्यू रो ने एक हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं तो बस 80 साल का हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, लियूशी ने उत्तर दिया। म्यू रो के करीब पहुंचने की उम्मीद में वह आगे बढ़ा, लेकिन नौकरानियों ने उसका रास्ता रोक दिया, जिससे उसका चेहरा अजीब हो गया। उसने गहरे सुनहरे रंग की धारियों वाला एक गुकिन निकाला। मिस, ये डूबे हुए ड्रैगनवुड से बना गुकिन है। इसे एक बेहतरीन कारीगर ने बनाया है। हालांकि तार असली ड्रैगन के तार नहीं हैं, वे कीमती ब्लड ड्रैगन स्टील से बने हैं और उल्कापिंड के महीन सोने से बने हैं। गुकिन भारी था। गहरे सुनहरे रंग की धारियां ड्रैगन की तरह सक्रिय लग रही थीं। बिल्कुल बढ़िया टुकड़ा। क्या ये डूबे हुए ड्रैगनवुड से बना है? अफवाह है कि डूबे हुए ड्रैगनवुड सिर्फ डूबे हुए वातावरण में ही मौजूद होते हैं और उनमें ड्रैगन की महिमा समाहित होती है। ये 1000 रिफाइनमेंट स्टील और 10,000 रिफाइनमेंट स्टील से भी ज्यादा कठोर है, और यह बेहद दुर्लभ है। मुझे यकीन नहीं होता कि लियूशी ऐसा टुकड़ा हासिल कर सकता है। और वहाँ ब्लड ड्रैगन स्टील है। डूबे हुए विषाणु में विभिन्न ड्रैगन के साथ एक ड्रैगन पूल है। उनके खून का उपयोग स्टील बनाने के लिए किया जाता है।
हमारे महान वो राजवंश में भी ड्रैगन का खून है, लेकिन वे नहीं जानते कि ब्लड ड्रैगन स्टील कैसे बनाया जाता है। इसलिए डूबे हुए विरोनमेट में ब्लड ड्रैगन कैंप नामक एक कैंप है जो बेहद शक्तिशाली है। ये गुकिन एक भाग्य के बराबर है। लियू शी की तुलना में हमारे उपहार कमतर हैं। अरे, लगता है कि मिस म्यूरो अब उसके बारे में ज्यादा अनुकूल धारणा बनाएगी। ... बाकी लोगों ने लियू शी के कीमती उपहार को देखकर अपने उपहारों को देखा और अपना सिर हिलाया। वे ईर्ष्या महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने देखा कि लियू शी सुर्खियों में आ गई। वास्तव में यह एक बढ़िया गुकिन है। मू रॉ ने गुकिन पर नजर डाली। बैंगनी पोशाक में एक नौकरानी को इसे एक तरफ करने का इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, मास्टर लियू। ये कुछ भी नहीं है, आपको ये गुकिन उपहार में देने का मौका मिलना मेरा सौभाग्य है, लियू शी उत्तर दिया। म्यू रो की प्रतिबद्धता के बाद लियू शी को लगा जैसे उसने अपनी हड्डियां खो दी हों और उसकी आत्मा आकाश में उड़ने वाली हो। सभी उपस्थित लोगों में से वह था जिसने म्यू रो से सबसे अधिक बात की थी। लियू शी के गर्वित चेहरे को देखो, ये क्रोधित करने वाला है। वह केवल इस तथ्य का दिखावा कर रहा है कि उसके पिता चीफ ऑफ स्टाफ हैं, ताकि वह अधिक संसाधन प्राप्त कर सके, एक अन्य उम्मीदवार ने आराम से कहा। अन्य राजघरानों और रईसों के पास अपने गुस्से के बावजूद म्यू रो को अपने उपहारों को उदास भाव से प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सर, क्या आप मुझे थोड़ा उपहार नहीं देना चाहते? म्यू रो की नज़र चू युआन पर पड़ी। यहाँ आने के बाद से उसने न तो बात की थी और न ही हिला था। अन्य लोगों के विपरीत जो उसके प्रति मोहित थे, वह हमेशा शांत बैठा रहता था। चाहे उसने उसकी आत्मा को देखने की कितनी भी कोशिश की हो, उसने पाया कि उसके संकेत एक रसातल जैसी आभा में समा गए थे जो उसकी सारी धारणा को निगल रहे थे। जब चू युआन बोलने वाला था, लियू शी ने व्यंग्य किया, तुम कौन हो? मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारा नाम क्या है? तुमने परी के जन्मदिन के लिए कोई छोटा सा उपहार भी तैयार नहीं किया। क्या तुम यहाँ घुस आए? अगर तुम ईमानदार नहीं हो तो बेहतर है कि तुम चले जाओ। और तुम खुद को क्या समझते हो? चू शियाओनियांग ने झपट्टा मारा। उसका भाई महान वू राजवंश का सम्राट था और यहाँ लियू शी था जो सम्राट को जाने का आदेश दे रहा था। क्या वह चीफ ऑफ स्टाफ के बेटे से बढ़कर कुछ था? जिसकी बात कर रहा हूँ, मेरे पास एक उपहार है। चू युआन ने अपने सिस्टम स्पेस में देखा और कुछ निकाला। यह एक छोटा सा उपहार है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। छोटी मोटी चीजें? हाँ, तुम्हारी हैसियत को देखते हुए परी को ऐसी छोटी मोटी चीजों से रिश्वत देना ही उचित लगता है। मुझे लगता है तुम पागल हो। लियू शी की आवाज में मजाक था, उसका चेहरा मजाक उड़ा रहा था। चू युआन चाहे जो भी बनाए, उसके हिट ड्रैगन जीथर से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। इस बार उसका पलड़ा भारी था। निश्चित रूप से परी जब भी भविष्य में जीथर बजाएगी तो सबसे पहले उसके बारे में सोचेगी। वाकई यह एक छोटी सी बात है, शायद ही उल्लेख करने लायक हो। चू युआन ने अपनी छाती से एक हंस के अंडे के आकार का मनका निकाला। यह मनका तारों की रोशनी से चमक रहा था। हालांकि यह बिल्कुल काला था, लेकिन ये चमकीले धब्बों से सजा हुआ था जो सितारों की तरह दिखते थे। ये शानदार ढंग से चमक रहा था, एक अस्पष्ट लेकिन दिव्य रंग छोड़ रहा था। यह क्या है? म्यू रो ने उत्सुकता से पूछा। एक छोटी सी चीज, इसे स्टार यूनिवर्स मनका कहा जाता है। चू युआन ने उत्तर दिया। वास्तव में एक घटिया सी चीज। तुम इस तरह के मनके से उसका अपमान करने की हिम्मत कर रहे हो। मेरे घर में इस तरह की अनगिनत वस्तुएं हैं। तुम्हें कितने चाहिए? मैं तुम्हें सब दे सकता हूं। बस परी के जन्मदिन पर खुद को शर्मिंदा मत करना। लियू शी ने इस तथाकथित स्टार यूनिवर्स मनके को देखा। स्टार यूनिवर्स मनके में एक छोटा सा तंत्र है, चू युआन ने कहा। ओह, किस तरह का तंत्र? एक नौकरानी को स्टार यूनिवर्स बीड लेने की अनुमति देने के बजाय म्यू रो ने खुद ही इसे उठाया। वह तुरंत एक सुगंधित हवा में उड़ गई, रूज की तरह नहीं बल्कि एक प्राकृतिक खुशबू। फिर उसने मन का पकड़ लिया। मन का कुछ भारी था और यह उसके हाथ में थोड़ा गर्म हो गया। मिस, कृपया सितारों में से एक को छुएं, चू युआन ने कहा। ठीक है। म्यू रो ने सितारों में से एक को छुआ और अचानक शून्य जैसा एक रंग फैल गया। शून्य का कालापन एक शानदार रोशनी में फैल गया। उस पल में ऐसा लगा कि वे ब्रह्मांड में चले गए हैं। मूल तारा बिंदु नाटकीय रूप से बड़े हो गए, असली सितारों में बदल गए। दूर दूर तक आकाशगंगाएं थीं और जैसे जैसे म्यू रो आगे बढ़ी, फोमोन का विस्तार होता रहा। सितारे, ब्रह्मांड, म्यू रो ने चौंक कर कहा। ऐसा लगा जैसे वे वास्तव में ब्रह्मांड में कदम रख चुके हैं। वह एक विशालकाय आकाशगंगा की तरह थी जो स्पष्ट रूप से एक के बाद एक सितारों को छू रही थी, एक के बाद एक आकाशगंगा में घूम रही थी। इसके अलावा वह इच्छानुसार सितारों को फिर से व्यवस्थित कर सकती थी। उसके हाथ की एक लहर के साथ सितारों ने मेलोडियस म्यूजिक शब्द बनाए। एक और लहर के साथ वे म्यू रो अक्षर में बदल गए।
यह मन का अपने भीतर ब्रह्मांड को समाहित करता हुआ प्रतीत होता था। क्या ये वही तुच्छ चीज़ है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? मूरो के पास बहुत सारे खजाने थे, लेकिन वे चू युआन के स्टार यूनिवर्स बीट की तरह ही थे। वास्तव में यह एक तुच्छ चीज़ है, चू युआन ने उत्तर दिया। स्टार यूनिवर्स बीट एक भ्रम है, ये पर्याप्त नहीं है और इसका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है। चू युआन ने अभी अभी सिस्टम मॉल में ये स्टार यूनिवर्स बीट देखा था। इसे एक्सचेंज करने के लिए 50 डेस्टिनी पॉइंट की आवश्यकता थी। ये कहना होगा, सिस्टम मॉल में वास्तव में सभी हैं अजीबोगरीब वस्तुएं। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इस स्टार यूनिवर्स बीट के भीतर ब्रह्मांड के परिवर्तनों को समझ लिया है। यह कोई साधारण भ्रम नहीं है, इसमें निश्चित रूप से सिद्धांत समाहित हैं। अगर पहले म्यूरो की मुस्कान सिर्फ विनम्र थी, तो अब वह निश्चित रूप से प्रसन्न थी। मुझे तुम्हारा ये स्टार यूनिवर्स बीट बहुत पसंद है। उसने उपहार को एक नौकरानी को देने के बजाय सावधानी से खुद ही रख लिया। ये व्यक्ति लियू शी ईर्ष्या से जल उठा, उसने चाहा कि वह चू युआन को मार सके। उपहारों के बाद म्यूरो ने मुस्कुराते हुए कहा, चून की सभी शासकों ने मुझ पर अपना उपहार बरसाया है, इसलिए मैं तुम्हें निराश नहीं कर सकता। दुनिया के परिवर्तनों, उत्थान और पतन से प्रेरित होकर मैं भी आपके लिए एक राग बजाना चाहूंगा। परी का राग। हम कुछ समय से उसका इंतजार कर रहे थे। युवा गुरुओं की आंखें तुरंत चमक उठीं। म्यूरो का संगीत मधुर संगीत का एक चमत्कार था। आज बहुत से लोग सिर्फ उसे जीथर बजाते हुए सुनने के लिए आए थे। इस राग का नाम है राइज एंड फॉल ऑफ ए नेशन। म्यूरो ने लियूशी के छिपे हुए ड्रैगन जीथर का इस्तेमाल नहीं किया, इसके बजाय उसने अपना खुद का जीथर निकाला। वाद्य यंत्र शुद्ध था, मानो आकाशीय पत्थर से हाथ से बनाया गया हो। जब उसकी उंगलियां उस पर टकराती थीं, तो आवाज तालाब की सतह पर गिरती पानी की बूंदों की तरह गूंजती थी। धुन बजने लगी। राइज एंड फॉल ऑफ ए नेशन में अराजकता के बीच विभिन्न सामंती प्रभुओं को हराने के लिए अपनी सेना का नेतृत्व करने वाले एक व्यक्ति की कहानी प्रारंभिक कथा थी। संगीत ने ऐसे नेतृत्व की दृढ़ और भावुक भावना, कई क्रूर लड़ाइयों और अंततः एक शक्तिशाली और समृद्ध शाही राजवंश की स्थापना सांसारिक उपलब्धियों के शिखर को व्यक्त किया। ये निस्संदेह सम्राट दाव के बारे में एक कहानी थी। लेकिन गीत के बीच में साम्राज्य अचानक ढह जाता है। आंतरिक कलह और बाहरी खतरों के बीच एक युवा सम्राट सिंहासन पर चढ़ता है। सबसे कठिन परिस्थितियों और अपने वंश के संभावित विलुप्त होने का सामना करते हुए वह क्या विकल्प चुनता है? संगीत का उत्तरार्ध श्रोता की मनस्थिति के अनुसार अलग अलग अर्थ रखता है, जिससे कहानी के अंत की अलग अलग व्याख्याएं होती हैं। जैसे ही म्यूरो ने जीथर बजाया, उसकी स्पष्ट आंखें भीड़ को देख रही थीं। उसका संगीत श्रोताओं के दिलों में छिपे विचारों को छेड़ रहा था। उसने कुछ लोगों में निराशावाद देखा, दूसरों में पीछे हटने की तैयारी, और फिर भी अन्य लोग अपने राष्ट्र के साथ जीवित रहने की तैयारी कर रहे थे। उसकी नज़र अचानक चू युआन पर पड़ी। उसके सिर के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे अमर युद्ध का धुआं निकल रहा हो। वह देवताओं के ऊपर एक देवता की तरह खड़ा था, हेविली कोर्ट के स्तंभों को सहारा देते हुए हमेशा के लिए खड़ा था। जीथर ताओ से सवाल करता है, संगीत ताओ को समझाता है। चू युआन ने म्यूरो की नज़र को देखा। उसकी आंखें बिना किसी हिचकिचाहट के उससे मिलीं। उसकी इच्छाशक्ति ने उसकी धुन को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जैसे कि उसमें अलग अलग नोट जोड़ रहे हों। म्यूरो की धुन तुरंत बदल गई। लोहे के घोड़े और सोने के भाले, युद्ध के झंडे ऐसे फहरा रहे थे मानो कोई अजेय सर्वोच्च व्यक्ति एक महान सेना का नेतृत्व कर रहा हो, जो अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर कर रहा हो, दुनिया के हर कोने में सम्राट के इर्द गिर्द पैर छोड़ रहा हो। यहाँ धुन बंद हो गई। मिस की धुन वास्तव में गहन और रहस्यमय है, जो एक राष्ट्र के उत्थान और पतन को कुशलता से व्यक्त करती है, चू युआन ने कहा। मुझे उम्मीद है कि मैंने सुंदर महिला को निराश नहीं किया। लियू शी ने अपने माथे से पसीना पोंछा। हालांकि वह 9 स्टॉर्स इन ए रो को पूरा करने में सफल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यह काफी अच्छा था। अपना सिर ऊंचा करके उसने घोषणा की, और कौन कोशिश करना चाहता है? कुछ युवा मास्टर्स, असंतुष्ट, ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। लेकिन उनमें से सबसे अच्छे केवल 4 छेद ही कर पाए, लियूशी की उपलब्धि से बहुत कम। आखिरकार शर्मिंदगी से बचने के लिए कई लोगों ने प्रयास न करने का फैसला किया। सर, क्या आप इसे आजमाना नहीं चाहते? म्यूरो ने चू युआन से पूछा। मेरे वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। चू युआन ने चू शियाओनियान की ओर इशारा करते हुए कहा, क्यों न हम उसे कोशिश करने दें, उसकी तीरंदाजी कौशल भी काफी अच्छे हैं। मुझे करने दो। ठीक है। चू युआन ने जब उसे आगे आकर अपना हुनर दिखाने को कहा तो चू शियाओनियान की आंखें चमक उठीं। हन्फ, उसके पास खुद की क्षमता नहीं है, इसलिए वह किसी और को बेवकूफ़ बना रहा है। वह जानता है कि दूसरों पर दोष कैसे मरना है। ठीक है। मेरी राय में यह आदमी एक बेकार का बेवकूफ़ है। अगर यहाँ परी न होती तो मैं ऐसे व्यक्ति के साथ मंच साझा करने से इनकार कर देती। लियू शी ने चू युआन की हरकतों का तिरस्कार किया और ठंडे स्वर में उपहास किया। मेरा भाई मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है और वह तुम सबके साथ प्रतिस्पर्धा करने से घृणा करता है।
तुम मेरे भाई के तीरंदाजी कौशल को देखने के योग्य क्यों हो? 9 सितारा लगातार शॉट हासिल करने के बाद भी आपको यहाँ बोलने की हिम्मत किसने दी? चू शियाओनियांग ये सुनकर क्रोधित हो गई, उसकी आवाज़ तीखी थी और उसने उपहास किया, अपनी आंखें चौड़ी रखो और ध्यान से देखो कि असली मूर्ख कौन है। कुत्ते की आंखें। लियू शी ने गुस्से से जवाब दिया, ठीक है, देखते हैं कि तुम कितने सक्षम हो। धनुष इस सरदार को दे दो, म्यू रो ने आदेश दिया। इस बिंदु पर चू शियाओनियांग ने धनुष लिया, अपनी सारी ऊर्जा 9 तांबे के सिक्कों पर केंद्रित कर दी। उसने अपने हाथ में धनुष को पूर्णिमा की तरह कसकर खींचा, जिससे 9 क्रमिक शॉट्स की एक श्रृंखला बन गई। चूंकि मार्शल आर्ट वर्जित थे, इसलिए यह पूरी तरह से तीरंदाजी कौशल के बारे में था। उसकी आत्मा पूरी तरह से तीरों में विलीन हो गई और उसी क्षण तीर की रोशनी की एक सीधी लकीर छेद कर निकल गई। एक फॉक्स की हल्की चहचहाहट गूंजी जब सभी ने छेदों से गुजरते हुए तीर की रोशनी को देखने के लिए अपनी आंखें चौड़ी की, ठीक उसी तरह तांबे के सिक्कों के पीछे निशाना साधते हुए 9 तांबे के सिक्के कुछ सेकंड के लिए जम गए, फिर हवा के झोंके ने उन्हें बुरी तरह से हिला दिया। बहुत बढ़िया। चू शियाओनियांग के तीरंदाजी कौशल से हर कोई हैरान था। गुलाबी होठों और दांतों वाले ऐसे युवा योद्धा के पास तीरंदाजी में अद्भुत कौशल था। 9 सितारा लगातार शॉट हासिल करना, ऐसा कुछ जो वे कभी नहीं कर पाए थे। अब कौन ट्रिफल है? चू शियाओनियांग के प्रभावशाली रिकॉर्ड ने लियू शी के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। हालांकि वह केवल 30 वर्ष की थी, दावशाही परिवार ने छोटी उम्र से ही मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया था। वह 4 साल की उम्र से ही दिव्य क्षमताओं के गुरु झू फगफग से मार्शल आर्ट सीख रही थी। निषिद्ध सेना के 8 प्रमुख व्यक्तियों में झू फगफग के तीरंदाजी कौशल सबसे उन्नत थे। लियू शी अविश्वसनीय रूप से चू शियाओनियांग को देख रही थी। वास्तविकता उसके सामने होने के बावजूद उसे इस पर विश्वास करने में कठिनाई हो रही थी। मैंने इस शूरवीर के तीरंदाजी कौशल से बहुत कुछ सीखा है, म्यू रो ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लगता है कि भले ही दाओ एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है, लेकिन आप युवा शूरवीर की शक्ति को देखकर मैं देख सकता हूं कि क्षमता वहां है। हालांकि मैं सिर्फ एक महिला हूं, लेकिन मुझे राजनीतिक मामलों में भी दिलचस्पी है। आप लोग भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं? ओह, परी म्यू रो को राष्ट्रीय मामलों में भी दिलचस्पी है, किसी ने मजाक किया। बेशक, मेरा म्याओ यिन मंडप शाही शहर में स्थित है। अगर वहां उथल पुथल होती है और सेना आक्रमण करती है, तो क्या पूरा शहर बर्बाद नहीं हो जाएगा? मुझे दुकान बंद करनी पड़ेगी, जिसका मतलब होगा कि आप सभी अब म्याओ यिन मंडप में नहीं आ पाएंगे। मैं कैसे चिंतित नहीं हो सकता? म्यू रो का तर्क एकदम सही था। आखिरकार युद्ध के समय में सभी उद्योग ध्वस्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में मुझे अपनी विनम्र राय देने की अनुमति दें। लियू शी, जिसका चेहरा अभी अभी थप्पड़ खाया गया था, फिर से उछल पड़ा और बोला, पिछले सम्राट के मरने के बाद से दावू के 300,000 दिव्य योद्धाओं का सफाया हो चुका है। मैंने सुना है कि नए सम्राट ने नए दिव्य योद्धाओं को इकट्ठा किया है, लेकिन वे मात्र 30,000 हैं, जो कि पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा वे युद्ध प्रशिक्षित नहीं हैं और उनकी युद्ध क्षमता शायद कमजोर है। दाकियान के नेतृत्व में 4 देश निश्चित रूप से दावू को संभलने का मौका नहीं देंगे। मेरी राय में 1 या 2 महीने के भीतर युद्ध छिड़ सकता है और ये 4 देश अनिवार्य रूप से भारी ताकत के साथ हम पर आक्रमण करेंगे। ये सही है, म्यू रो ने सिर हिलाया। दावू को सांस लेने का मौका मिला। कुछ समय पहले दाकियान ने राजकुमार लिंगे के माध्यम से हमारे पास एक संदेश भेजा था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि दावू 3 राज्यों और 50 प्रांतों को सौंप दे, क्षतिपूर्ति का भुगतान करे और राजकुमारी चशी से राजनीतिक गठबंधन के लिए विवाह कर ले, जिससे हमें 1 वर्ष की मोहलत मिल जाए। लियू शी ने आह भरी, लेकिन हमारे सम्राट ने अपने गौरव की खातिर अपने लोगों की सुरक्षा की अनदेखी की, न केवल इनकार किया बल्कि दाकियान के दूत को भी मार डाला। इससे दाकियान को युद्ध की घोषणा करने और अपने राजकुमार का बदला लेने का सही बहाना मिल गया। क्या इस पर हस्ताक्षर करना संप्रभुता को त्यागना और हमारे देश को अपमानित करना नहीं होगा? मू रॉ ने पूछा। हाँ, संप्रभुता को त्यागना और देश को अपमानित करना ज्यादा महत्वपूर्ण है या पूरी जाति के विनाश का जोखिम उठाना? दाकियान ने सहमति जताई है। जब तक उनकी मांगें पूरी होती हैं, 1 साल के भीतर कोई युद्ध नहीं होगा। इस सांस लेने की जगह के साथ क्या हम स्थिति को स्थिर नहीं कर सकते? अगर मैं सम्राट होता। लियू शी ने अचानक बोलना बंद कर दिया। यह आदमी मौत को दावत दे रहा है। चू शियाओनियांग की आंखों में खुशी गायब हो गई थी, उसकी जगह हत्या की भावना ने ले ली थी। और अगर तुम सम्राट होते तो क्या होता? जब म्यू रो की आवाज़ धीमी हुई तो ऐसा लगा कि उसके दिल में इच्छाएं जाग उठी हैं, जहां लालच छिपा हुआ था। अगर मैं सम्राट होता तो मैं इस साल के भीतर राजनीतिक स्थिति को स्थिर करने के लिए इस राज्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता। लेकिन ये सिर्फ एक रूपक है। आखिरकार हमारे सम्राट ने पहले ही कार्रवाई कर दी है और चीजों को बदलना असंभव है। म्यू रो की पूछताछ सुनकर लियू शी का दिमाग गर्म हो गया और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा,
लियू शी, आपने जो कहा वह गलत है। हमारे दावू ने अपने देश को सैन्य शक्ति से स्थापित किया, सभी को दबा दिया, दिन ब दिन ताकत हासिल की और लोगों को इस पर गर्व है। हम सभी सम्राट की मंशा समझते हैं। अगर 1 साल बाद दावू की भूख और बढ़ जाती है तो हम इससे कैसे निपटेंगे? जमीन छोड़ देंगे और फिर से मुआवजा देंगे। राजकुमारी चक्सी के अलावा विवाह के लिए कोई और राजकुमारी नहीं है। किसी ने अलग राय रखी, हमें गरिमा के साथ लड़ना चाहिए, भले ही इसका मतलब मौत हो। ये किसी और के वध के लिए अपनी गर्दन को जोखिम में डालने से बेहतर है। देश के विनाश की तुलना में थोड़ा अपमान क्या है? वर्तमान स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर है, हमें बस अपना सिर झुकाना है। लियू शी ने ठंडी नाक से कहा। युवा मास्टर, आपको क्या लगता है कि दावू के वर्तमान सम्राट को आगे क्या करना चाहिए? मू रो ने उद्देश्यपूर्ण ढंग से चू युआन से पूछा। सम्राट के विचार रसातल की तरह अथाह हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसे 9 शब्दों में संक्षेपित किया जा सकता है। चू युआन ने कहा। कौन से 9 शब्द? ये सुनकर मू रो ने अपनी नौकरानी से कहा, होंगलियान, जाओ और युवा मास्टर के लिए कागज और स्याही तैयार करो। मैं इन 9 शब्दों के मंत्र को देखना चाहता हूं और ये देखना चाहता हूं कि ये किस तरह की राष्ट्रीय मुक्ति रणनीति है। कागज और पी तैयार होने के बाद चू युआन ने पी उठाया और 9 शब्द लिखे। हमारे दावों को छोड़ो, चाहे कितनी भी दूर हो, हमें सजा देनी ही होगी। मू रो ने ये 9 शब्द देखे, तलवार की तरह तीखे, मारक भावना से भरे हुए, मानो एक पल के लिए उसकी आत्मा एक प्राचीन युद्ध के मैदान में चली गई हो जो मार्च कर रहे सैनिकों से भरा हुआ हो। उसने ऐसी आवाज में बात की जिसे केवल चू युआन ही सुन सकता था। क्या, चाहे कितनी भी दूर हो, हमें सजा देनी ही होगी? मारक भावना से भरा हुआ, 1 इंच भी पीछे नहीं हटना। अगर यंग मास्टर एक सामान्य होते तो आप निश्चित रूप से साम्राज्य के एक स्तंभ होते, लेकिन मैं देखता हूं यंग मास्टर कोई सामान्य नहीं है। होंगलियन, मेरे लिए स्प्रिंग रेन पेंटिंग लाओ जो मैंने बनाई है। चूंकि यंग मास्टर ने आज मुझे ये 9 शब्द दिए हैं, इसलिए मैं उन्हें मेरे द्वारा बनाई गई एक सुलेख पेंटिंग उपहार में दूंगा। मू रो की आंखें चू युआन को अलग रंग से देख रही थीं। स्प्रिंग रेन पेंटिंग सामने आई, जिसमें वसंत ऋतु में हल्की बारिश में कागज की छतरी के साथ एक महिला को दर्शाया गया था। पेंटिंग में महिला खुद मू रो थी, जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति अपने चिड़चिड़े दिल में शांति महसूस कर सकता था। यह मेरी पेंटिंग है, मुझे उम्मीद है कि यंग मास्टर बुरा नहीं मानेंगे, मू रो ने कहा। यह वास्तव में परी महिला द्वारा लिखी गई एक हस्तलिखित पेंटिंग है। हे भगवान, उसे वास्तव में परी महिला से एक हस्तलिखित पेंटिंग मिली है। जब से परी महिला शाही शहर में आई है, तब से किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ है। ये युवा मास्टर ईर्ष्या से भरे हुए थे। वे चाहते थे कि वे पेंटिंग छीन सकें, खासकर लियू शी, जिसकी आंखें लाल हो गई थीं। यह एक अच्छी पेंटिंग है। चू युआन ने पेंटिंग हटा दी। चलो चलते हैं। कृपया रुकें, यंग मास्टर, म्यू रो ने कहा। राज्य की शक्ति, शहर की सुंदरता। म्यू रो ने सुना है कि ऐसे सम्राट थे जो एक सुंदरता के लिए अपने राज्य को त्याग देते थे, और ऐसे राजा थे जो एक महिला के लिए दुनिया के खिलाफ जा सकते थे। कुछ लोग एक सुंदरता के लिए अपने क्रोध में 9वें स्वर पर चढ़ जाते थे। मैं बहुत उत्सुक हूं, अगर यंग मास्टर को एक राज्य और एक शहर की सुंदरता के बीच चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगे? मुझे राज्य की शक्ति चाहिए और मुझे शहर की सुंदरता चाहिए। मुझे स्वाभाविक रूप से सब कुछ चाहिए। मेरी पसंद होगी जो कोई भी मेरे राज्य को बर्बाद करेगा, जो कोई भी मेरी सुंदरता को छीन लेगा, चाहे उसे 1000 कट का सामना करना पड़े या मौत से भी बदतर जीवन। चू युआन की आवाज अभी भी म्यू रो के कानों में गूंज रही थी, लेकिन वह और चू शियाओनियान पहले ही मियाओइन हवेली छोड़ चुके थे। क्या यह आपकी पसंद है? म्यू रो ने चू युआन की विदा होती हुई आकृति को देखा, गहरे विचार में। मुझे सब कुछ चाहिए। म्यू रो का जीथर संगीत वास्तव में दिव्य है, विशेष रूप से उसकी धुन। हालांकि वह एक छोटी सी परी की तरह लगती है, लेकिन पहले मुझे इतना जोरदार एहसास नहीं हुआ। लेकिन अब जैसे जैसे नोट मेरे कानों में गूंजते हैं, मेरी भावनाएं संगीत के साथ बदल रही हैं। जब ये दुखद है तो मैं दुखी महसूस करता हूँ, जब ये हर्षित है तो मैं हर्षित महसूस करता हूँ। इंपीरियल सिटी की सड़कों पर चलते हुए आकाश अब अंधेरा हो गया था। शांत होने के बजाय सड़कें और अधिक जीवन थीं, लालटेन से जगमगा रही थीं जो गर्म लाल चमक के साथ सुरों को रोशन कर रही थीं। कई पैदल यात्री सड़कों पर टहल रहे थे, नाइट लाइफ का आनंद ले रहे थे। दावू शहर में कोई कर्फ्यू नहीं था। हर रात संगीत और उत्सव होता था, जिससे ये दिन के मुकाबले ज्यादा चहल पहल भरा होता था। चू शियाओनियांग ने अपना सिर झुकाया, गहरे विचार में। एक विचार एक देवता को जन्म दे सकता है, एक विचार एक दानव को जन्म दे सकता है। ये तुम्हारे मन का उतार चढ़ाव है, चू युआन ने कहा। उस स्क्रॉल को खोलो और पेंटिंग में महिला को अच्छी तरह से देखो। ओह, क्या इसमें कुछ अजीब है? चू शियाओनियांग ने उत्सुकता से पूछा। पेंटिंग में महिला अभी भी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर म्यू रो थी, जो ऐसी दिख रही थी जैसे कोई दिव्य दासी धरती पर उतरी हो।
हालांकि चू शियाओनियांग ने कुछ देर तक उसे घूरने के बाद आश्चर्य से कहा, पेंटिंग में म्यू रो मुझे देखकर मुस्कुराती हुई लग रही है। रुको, अब वह दुखी लग रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं भी क्रोध देख सकती हूँ? खुशी, क्रोध, दुख, भय, प्रेम, घृणा, इच्छा। म्यू रो ने अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करके इस पेंटिंग में अपनी भावनाओं को भर दिया। कोई भी ऐसा कर्तव्य नहीं कर सकता। उसकी साधना का स्तर मेरी कल्पना से कहीं अधिक हो सकता है। मू रो के मियाओ यिन हाउस में हुए बदलावों पर विचार करते हुए चू युआन गहरी सोच में डूबा हुआ था। वास्तव में मियाओ यिन हाउस के बारे में कुछ अजीब है। पिता इस पर प्रतिबंध लगाना चाहते थे, लेकिन अंततः इसका कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन क्या म्यू रो वाकई इतना शक्तिशाली है? म्यू रो सिर्फ 7 या 8 साल का लग रहा था। चिक्सी, हमें अब महल की ओर वापस लौट जाना चाहिए। जैसे ही चू युआन ने बोलना समाप्त किया, उसके कानों में सरपट दौड़ते घोड़ों की आवाजें आईं। रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ। कुछ बड़े घोड़े अचानक सड़क पर आ गए, बेतहाशा दौड़ते हुए, जिससे रात के बाजार में घूम रहे लोगों में दहशत फैल गई। समूह का नेता विशेष रूप से आकर्षक था। वह एक शानदार उग्रलाल घोड़े पर सवार था, जिसके नथुने से गर्म लपटें निकल रही थीं। जब वे आगे बढ़े तो कई पैदल यात्री घबराकर चिल्लाने लगे। कुछ लोग अराजकता में गिर भी गए। ड्रैगन ब्लड घोड़ा। पहली नज़र में चू युआन ने इस घोड़े को ड्रैगन कबीले की कमजोर रक्तरेखा से भरी एक दुर्लभ नस्ल के रूप में पहचाना। केवल दाव ही ऐसे घोड़ों को प्रशिक्षित कर सकता था। दाव में ऐसे घोड़ों को केवल युद्ध के मैदानों से ही जब्त किया जा सकता था और उनका प्रजनन नहीं किया जा सकता था। वे आम लोगों की पहुंच से परे बहुत कीमती थे। मैं तुम दोनों को लंबे समय से ढूंढ रहा था। मैंने आखिरकार तुम्हें पा लिया। ड्रैगन ब्लड घोड़े पर सवार व्यक्ति लियूशी था। वह चू युआन के सामने रुका, उसे नीचे देखते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा, हम्फ, मुझे नहीं पता कि तुमने संत मू रो को मोहित करने के लिए किस तरह का जादू किया था, लेकिन स्प्रिंग रिवर बाथड इन रेन पेंटिंग मेरी है। अपनी कीमत बताओ, मैं इसे तुमसे खरीद सकता हूँ। मुझे वह कीमत चाहिए जो तुम वहन नहीं कर सकते। चू युआन ने जवाब दिया, हा, वह वहन नहीं कर सकते। क्या तुम जानते हो कि यह युवा स्वामी कौन है? वह निर्माण मंत्रालय के वर्तमान चीफ ऑफ स्टाफ का बेटा है और वह अनगिनत संसाधनों को नियंत्रित करता है। ऐसी कोई कीमत नहीं है जो वह वहन न कर सके। नौजवान, बेहतर होगा कि तुम अपनी आंखें खोलो। एक अभिमानी आदमी ने अपने घोड़े की चाबुक को जोर से लहराया। उसकी तेज चाल से एक धमकी भरी आवाज निकल रही थी। उसका व्यवहार डराने वाला था। हमें अभी भी शाही शहर के भीतर कुछ नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। लियूशी ने उदासीनता से अपना हाथ हिलाया। मैं इस पेंटिंग के बदले में 1000 टन सोना और 100 रहस्यमय क्रिस्टल दूंगा। तुम सपना देख रहे हो? चू युआन ने कहा, बेटा, मुझे तुम्हें शिष्टाचार न दिखाने के लिए सबक सिखाने पर मजबूर मत करो। हम तुम्हारे साथ बहुत विनम्र रहे हैं। एक और घमंडी आदमी चिल्लाया। उसने अचानक अपनी लगाम खींची, अपने घोड़े के खुरों को ऊपर उठाया, ऐसा दिखावा किया जैसे चू युआन को रौंदने के लिए तैयार हो। उसका चाबुक भी हवा का झोंका उड़ा रहा था। अगर यह चाबुक किसी को भी लगे तो निश्चित रूप से यह गंभीर घाव छोड़ देगा। सड़क पर कई लोगों ने अपनी आंखें ढक लीं, चू युआन को छोड़कर, जिसकी आंखों से एक ठंडी रोशनी निकल रही थी। उसने उस आदमी का चाबुक पकड़ा और उसे जोर से झटका दिया। घमंडी आदमी अपने घोड़े से एक जोरदार धमाके के साथ नीचे गिर गया। घुटन महसूस करते हुए उसने मुंह से खून थूका, उठने में असमर्थ। तुमने मेरे लोगों को छूने की हिम्मत की। लियूशी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किसके परिवार से हो? चू परिवार से कोई व्यक्ति। चू युआन ने उदासीनता से कहा, चू परिवार। लियूशी ने कुछ देर सोचा, व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं शाही शहर के अधिकांश युवा स्वामियों को जानता हूँ, यहाँ तक कि जिनसे मैं परिचित नहीं हूँ उनके बारे में भी मैंने सुना होगा, लेकिन चू उपनाम वाले युवा स्वामी के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। चू उपनाम वाला एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं जानता हूँ वह वर्तमान सम्राट है। तुम छापे से बचने के लिए सीमा से आए होगे, लेकिन चू नाम के युवक, तुमने मेरे लोगों को चोट पहुंचाई है और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम मरने वाले हो। चू शियाओनियांग ने इस बिंदु पर तिरस्कारपूर्वक उत्तर दिया। युवा स्वामी, ये दोनों लोग बहुत घमंडी हैं, क्यों न हम उन्हें कठोर सबक सिखाएं ताकि उन्हें निर्माण मंत्रालय की शक्ति का एहसास हो। उसके बगल में खड़े कई गुलामों ने उदास होकर कहा, उन्होंने पहले भी कई बार इस तरह का काम किया है। बेवकूफों, इतने सारे लोगों के सामने तुम खुद क्या करोगे? लियूशी ने इन गुलामों को अपनी सांस के नीचे शाप दिया। मैंने सुना है कि आज ड्यूटी ऑफिसर जुवानवू कैंप से कैपिटल कमांडेंट सन है। जाओ, उसे बुलाओ, उसे मेरे लिए न्याय कायम रखने दो। इस युवक ने शाही शहर के भीतर काम करने की हिम्मत की, मेरे लोगों को जीवन और मृत्यु की अज्ञात स्थिति में पीटा। कानून के तहत उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। युवा मास्टर हमेशा सावधानी से सोचते हैं। जब एक गुलाम ने आज्ञा मानी तो वह मुड़ा और चिल्लाते हुए भागा, अगर हिम्मत है तो भागो मत। मैं नहीं भागूंगा।
चू युआन ने सहजता से कहा। थोड़ी देर बाद कवच टकराने की आवाज़ आए, उसके तुरंत बाद बख्तरबंद निषिद्ध सेना का एक समूह तेजी से चलता हुआ आया। कैपिटल कमांडेंट सन, वह आदमी बहुत घमंडी है। उसने हमारे युवा मास्टर के लोगों को पीट पीट कर मार डाला। ये साम्राज्य का दिल है जहां कानून और नियम सख्त हैं। उसने इतना घमंडी होने, सार्वजनिक रूप से हिंसा करने और आपको उच्च सम्मान नहीं देने की हिम्मत की, इसलिए हमारे युवा मास्टर ने आपको न्याय करने के लिए आमंत्रित किया। अभिमानी दास आगे चल रहा था। उसके पीछे एक मजबूत संरचना और ताकत वाला व्यक्ति था जो पहले से ही दिव्य क्षेत्र में पहुंच चुका था। समय को ध्यान में रखते हुए जुवानवू कैंप से दिव्य क्षेत्र में एक कमांडेंट भी व्यक्तिगत रूप से शाही शहर की गश्त करेगा। हन्फ, इस तरह के समय में लॉकडाउन के दौरान कोई मेरे क्षेत्र में दंड देने की हिम्मत करता है, बहुत अभिमानी। जैसा कि आपके युवा मास्टर ने कहा, ये युवक शहर के बाहर से आया है और शायद अपने क्षेत्र पर शासन करने का आदी हो गया है। उसे एहसास नहीं है कि यह शाही शहर है, उस कैपिटल कमांडेंट ने कहा जिसका उपनाम सन था। कैपिटल कमांडेंट सन। जब लियू शी ने सन को देखा तो वह मुस्कुराया। सम्राट के पैरों के नीचे स्वर्ग और पृथ्वी, मैं और मेरा दोस्त बस उसे चेतावनी दे रहे थे, फिर भी वह हिंसा का सहारा लेने की हिम्मत करता है और विशेष रूप से कठोर है। मेरे दोस्त को देखो, जीवन और मृत्यु को नहीं जानते हुए शाही शहर के कानून के अनुसार उसे कैसे दोषी ठहराया जाना चाहिए। तुरंत हिरासत में ले लिया जाएगा और कड़ी निगरानी में रखा जाएगा। उस सन कमांडेंट ने स्पष्ट रूप से लियू शी को पहचान लिया और मुस्कुराया। विशेष रूप से इस विशेष समय के दौरान एक कमांडेंट के रूप में मेरे पास उस पर डाकियान से जासूस होने का संदेह करने का और भी कारण है। उससे कड़ी पूछताछ की जानी चाहिए। कड़ी पूछताछ से पहले मैं किसी को ढूंढना चाहता हूँ। इस समय चू युआन को कई गुलामों ने घेर लिया था और उस सन कमांडेंट ने अभी तक चू युआन के चेहरे को ठीक से नहीं देखा था। तुम किसे ढूंढ रहे हो? वुडू के मुख्य निरीक्षक सोंग यंग। चू युआन ने धीरे से कहा। तुम सोंग यंग को जानते हो? लियू शी ने कहा, लेकिन अगर तुम सोंग यंग को ढूंढ भी लेते हो तो भी यह बेकार है। वह सिर्फ वुडू से मुख्य निरीक्षक है और तुम्हारे हिंसक व्यवहार का सबूत अकाट्य है। याद रखो, हर किसी को उकसाया नहीं जा सकता। मेरे पिता लियू योंग निर्माण मंत्री हैं। सोंग यंग तुम्हें नहीं बचा सकता। बस पहले मैं उसे हिरासत में ले लूं। उस सन कमांडेंट ने अपना हाथ हिलाया। निषिद्ध सेना और मुख्य निरीक्षक अलग अलग व्यवस्था के हैं। वह दिव्य क्षेत्र में एक मास्टर है। अगर यह आदमी सोंग यंग को जानता होता तो मुख्य निरीक्षक का अपनी निषिद्ध सेना द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों पर कोई नियंत्रण नहीं होता और वह उसे कोई सम्मान नहीं देता। वह भीड़ को हटा रहा था, उसे पकड़ने वाला था, तभी उसने अचानक चू युआन का चेहरा देखा। डरकर वह नीचे गिर गया और चिल्लाया, आह लियू शी, तुमने मुझे मार डाला। चू युआन को देखकर कैपिटल कमांडेंट सन को ऐसा लगा जैसे वह मरने वाला है। उसके पैर कमजोर हो गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। अपने ड्रैगन ब्लड घोड़े पर बैठे लियू शी ने कैपिटल कमांडेंट सन की प्रतिक्रिया देखी और उसने धीरे धीरे महसूस किया कि उसके सामने इस आदमी का कोई साधारण बैकग्राउंड नहीं था। क्या वह किसी असाधारण शक्ति का वंशज हो सकता है कि कैपिटल कमांडेंट सन भी उससे डरता है? कैपिटल कमांडेंट सन, क्या गड़बड़ है? वह वास्तव में कौन है? मेरे पिता निर्माण मंत्रालय के अधिकारी हैं, लियू योंग। अगर उसके पास कोई महत्वपूर्ण बैकग्राउंड है तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लियू शी ने उलझन में कहा। महाराज, आपका सेवक आपको नमस्कार करता है। कैपिटल कमांडेंट सन घुटनों के बल बैठने से पहले चू युआन की ओर रेंगते हुए गया। सम्राट यहाँ है। आने वाले समूह में भी स्तब्धता छा गई। एक बार जब वे सदमे से उभरे तो वे जल्दी से घुटनों के बल बैठ गए और सम्राट की जय जयकार करने लगे। मैंने अनजाने में सम्राट को अपमानित किया, अपने पिता को दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल किया। लियू शी का दिमाग खाली हो गया, जिससे उसे डर के मारे पसीना आ गया। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसके सामने ये युवक वर्तमान सम्राट होगा। आज उसने न केवल सम्राट को धमकाया बल्कि मियाओइन स्क्वायर पर विद्रोही शब्द भी कहे। उनमें से प्रत्येक एक भयानक अपराध था जिसके लिए परिवार को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। वह मृत्यु को आमंत्रित नहीं कर रहा था बल्कि उसे चाहता था। हालांकि उसके पिता 6 मंत्रियों में से एक थे, फिर भी प्रधानमंत्री को कुछ सम्मान देना पड़ता था, लेकिन सम्राट के सामने यह महत्वहीन था। कुल मिलाकर वह दाव का सम्राट था। उसकी पहली प्रतिक्रिया ड्रैगन ब्लड घोड़े को मोड़कर दूर भागना था। चू युआन ने ड्रैगन ब्लड घोड़े पर अपनी नजर डाली। सम्राट के अपार अधिकार और मारक क्षमता के कारण घोड़ा हिनहिनाने लगा और नीचे गिर गया। लियू शी भी घोड़े से गिर गया और अत्यंत भयानक स्थिति में गिर गया। लियू शी, तुमने आज सम्राट को मारने की हिम्मत की। तुम कहाँ जा रहे हो? कैपिटल कमांडेंट सन ने अपनी आंखों में क्रोध भरकर दहाड़ लगाए। लियू शी, इस बेवकूफ ने न केवल खुद को मुसीबत में डाला बल्कि उसे भी फंसा दिया। फबेड आर्मी, लियू शी को गिरफ्तार करो। निर्माण मंत्रालय का एक प्रतिष्ठित बेटा सार्वजनिक रूप से अपने दासों को अत्याचार करने के लिए प्रेरित कर रहा है।
यह अभी भी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में है। अगर यह कहीं और होता तो क्या ये और भी बुरा नहीं होता? चू युआन ने आगे कहा, और आप, निषिद्ध सेना के राजधानी कमांडेंट और दिव्य क्षमताओं के मालिक के रूप में लोगों पर अत्याचार करते हुए लियू शी के साथ मिलीभगत करने की हिम्मत करते हैं। आज मैं यहाँ हूँ, लेकिन क्या होगा अगर यह कोई और होता? ऐसे मामले में क्या उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी? तुम उन्हें मरवा देते। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, राजधानी कमांडेंट सन ने सिर झुकाते हुए कबूल किया। मैं तुम्हें सभी सैन्य कर्तव्यों से मुक्त कर रहा हूं और तुम्हें भारी जेल में भेज रहा हूं, चू युआन ने आदेश दिया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, राजधानी कमांडेंट सन ने लियू शी की ओर घृणा भरी नज़र से जवाब दिया, अपने दांत पीसते हुए। महाराज, हमें लियू शी से कैसे निपटना चाहिए? सोंग यंग कुछ हद तक अवाक थी। एक और निराशाजनक व्यक्ति अपनी शक्ति पर भरोसा करते हुए, शाही शहर के भीतर लापरवाही से काम करते हुए और एक अचल वस्तु से टकराते हुए। ये छोटा सम्राट कोई कमजोर नहीं है, बल्कि एक भूतपूर्व शक्तिशाली व्यक्ति है। लियू शी के लिए चू युआन रुक गया और उसके सामने दो दिव्य विकल्प अचानक उभरे। पहला विकल्प, बड़ी तस्वीर को प्राथमिकता दें, एक छोटी सी सजा के जरिए कड़ी चेतावनी दें, केवल लियू शी को भारी जेल में कैद करें, गुप्त रूप से जांच करें कि क्या निर्माण मंत्रालय का कोई संबंध है, डालियान सुरागों का अनुसरण करें, सबूत जमा करें, 0 डेस्टिनी पॉइंट्स प्राप्त करें और किरण कवच की प्रतिशत प्रगति करें। विकल्प 2, एक जोरदार दृष्टिकोण के साथ कार्य करें, लियू शी को मृत्यु कक्ष में कैद करें, इसे डालियान के साथ कार्य मंत्रालय के संबंध की जांच करने के लिए एक प्रस्ताव के रूप में उपयोग करें, 0 डेस्टिनी पॉइंट्स प्राप्त करें और युद्ध भगवान की पकड़ की प्रतिशत प्रगति करें। एक गुप्त रूप से, एक पूर्ण रूप से। चू युआन को दो दिव्य विकल्पों पर विचार करना था। जाहिर है, गुप्त रूप से जांच करना अधिक सतर्क होगा और अधिक समय लगेगा, लेकिन अगर वह इसका सीधे सामना करता तो यह अशांति को भड़का सकता था, भले ही वह देशद्रोहियों को उखाड़ फेंक सकता था और दावू में असुरक्षाओं को पूरी तरह से खत्म कर सकता था। चू युआन अच्छी तरह से जानता था कि उसके दरबार में कौन से व्यक्ति पहले ही दावू को धोखा दे चुके हैं, वे बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। लियू शी ने देशद्रोह किया और मुझे व्यक्तिगत रूप से अपमानित किया। उसने सड़क पर हिंसक व्यवहार किया। इन कई अपराधों के लिए उसे भारी जेल में भेजा जाना चाहिए, चू युआन ने आदेश दिया, जिससे लियू शी लगभग बेहोश होने की स्थिति में आ गया। चू युआन के निम्नलिखित शब्दों से वह और भी अधिक भयभीत हो गया। लेकिन जो बात मुझे सबसे अधिक चौंकाती है वह यह है कि मैंने आज मियाओ स्क्वायर में देखा कि निर्माण मंत्रालय के एक अधिकारी का एकमात्र बेटा ड्रैगन किंग जैसा खजाना ला सकता है। ड्रैगन वुड और ब्लड ड्रैगन स्टील विशेष रूप से डालियान के स्वामित्व में है और केवल डालियान शाही परिवार को आपूर्ति की जाती हैं, अन्य लोगों के लिए इसे प्राप्त करना लगभग असंभव है। इसके अलावा ये ड्रैगन ब्लड घोड़ा भी डालियान का उत्पाद है। लियू शी निर्माण मंत्रालय के अधिकारी का पुत्र है, उसे यह कैसे मिला? चू युआन ने ठंडे स्वर में कहा, यह बात वास्तव में मुझे उत्सुक बनाती है। लियू शी, क्या तुम मुझे इसका स्पष्टीकरण दे सकते हो? ये मेरे पिता द्वारा डालियान से व्यापार किए गए थे, लियू शी ने घबराहट में जवाब दिया। सच में, हमारे दिवंगत सम्राट ने भी एक बार लोगों को व्यापार करने के लिए कहा था, लेकिन डालियान इसके लिए सहमत नहीं था। क्या निर्माण मंत्रालय के किसी अधिकारी का चेहरा इतना बड़ा होता है? चू युआन ने पूछा। बेवकूफ, लियू योंग ऐसे बेवकूफ बेटे को कैसे जन्म दे सकती है? सोंग यंग खुद को भाग्यशाली मानता था कि उसके कोई बच्चा नहीं था। अन्यथा अगर उसका ऐसा बेवकूफ बेटा होता तो वह गुस्से से मर जाता। अगर ली यू ने सिर्फ अपने पिता के लिए गड्ढा खोदा तो लियू शी की मूर्खता उसके पूरे परिवार की जान को खतरे में डाल रही थी। नहीं, सिर्फ उसकी जान ही नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार की जान भी। तो तुम सम्राट बनना चाहते हो, लियू शी? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं तुम्हें अपना सिंहासन दे दूं? अवसर का लाभ उठाते हुए चू युआन ने धमाके जैसी गूंजती आवाज में कहा। ये सिर्फ एक सामान्य टिप्पणी थी। लियू शी ने पहले ही डर के मारे अपनी पैंट गीली कर ली थी। अब मियाओ स्क्वायर से उसका साहस कहाँ था? उसने डर के मारे विनती की, महाराज दया करो। एक सामान्य टिप्पणी, अच्छी बात कही, चू युआन ने उत्तर दिया। सोंग यंग, पहले लियू योंग को गिरफ्तार करो और उसे मृत्युदंड की कोठरी में कैद करो और निर्माण मंत्रालय को पद से निलंबित करो। मैं ड्रैगन किन और ड्रैगन ब्लड हाउस मामलों की पूरी जांच करूंगा। अगर निर्माण मंत्रालय निर्दोष है तो मैं न्याय करूंगा, और अगर उन्होंने वास्तव में मिलीभगत की है तो मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। हाँ, सोंग यंग ने उत्तर दिया। इसके अलावा मैंने देखा है कि निषिद्ध सेना के कुछ लोग कुछ नागरिक और सैन्य अधिकारियों के साथ घनिष्ठ संपर्क में हैं और सड़क पर उनके साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करते। ये ठीक नहीं है। मैं इस राजधानी कमांडेंट सन से जांच शुरू करूंगा और निषिद्ध सेना के सभी 8 शिविरों की जांच करूंगा। चू युआन ने गरजते हुए कहा, जब मैं महल में वापस आऊंगा तो मैं एक शाही आदेश जारी करूंगा, जब तक कि यह सम्राट द्वारा अधिकृत हो, चाहे वह निर्माण मंत्रालय हो या 6 मंत्रियों में से कोई एक, आप उनकी जांच कर सकते हैं।
और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वफादारी और बहादुरी के ड्यूक आपकी जांच में सहयोग करेंगे और मैं आपकी पीठ के पीछे हूँ। डिंग, मेजबान दूसरा विकल्प चुनता है, 0 डेस्टिनी पॉइंट प्राप्त करता है तथा वॉर गॉड्स ग्रिप की प्रतिशत प्रगति करता है तथा कुल प्रगति 0% होती है। डेस्टिनी पॉइंट का वर्तमान संतुलन 950 है। एक उथल पुथल होने वाली है। सोंग यंग ने आने वाले तूफान का अनुमान लगाया। इस लियू शी ने न केवल अपने पिता को बल्कि दरबार के सभी नागरिक और सैन्य अधिकारियों तथा निषिद्ध सेना के 8 शिविरों को भी नष्ट कर दिया। कोई नहीं बता सकता कि कितने लोग इस लियू शी को मारना चाहते होंगे। आपका सेवक आदेश का पालन करता है। बिना एक और शब्द बोले सोंग यंग ने केवल आदेश का पालन किया। इसके अलावा मैं व्यक्तिगत रूप से लियू शी को मृत्यु कक्ष में भेज दूंगा जहां गॉड मार्शल आर्मी नजर रखेगी। चू युआन ने कहा, जाओ। कोई भी व्यक्ति जो एमी के साथ मिलीभगत करने और देश को धोखा देने की हिम्मत करता है उसे कोई दया नहीं मिलेगी। एक तूफान आने वाला है जिसके साथ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की जा रही है। शाही शहर के भीतर माहौल ऐसा हो जाता है जैसे कि तूफान सिर पर मंडरा रहा हो, जो सम्राट के सिंहासन पर बैठने के बाद पहली बड़ी उथल पुथल है। उनका पहला कदम टायर 6 मंत्रालयों और निषिद्ध सेना की ओर निर्देशित है। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि लियू शी की वजह से सम्राट दाव निर्माण मंत्रालय और टायर 6 मंत्रालयों की गहन जांच का आदेश देंगे। नागरिक और सैन्य अधिकारियों के बीच सदमे की लहरों के बावजूद ये वास्तव में समझ से परे नहीं है। जरा सोचिए, एक चीफ ऑफ स्टाफ का बेटा ड्रैगन की लकड़ी, खून के ड्रैगन स्टील, ड्रैगन के खून के घोड़े को छुपाने में सक्षम है और सम्राट को नीचे लाने के बारे में देशद्रोही शब्द बोलने की हिम्मत करता है। यह अजीब होगा अगर ऐसे मामलों की गहन जांच नहीं की जाती। इसके अलावा चू युआन पूर्व दिव्य मार्शल फोर्स के अनाथ परिवारों द्वारा झेले गए दुर्व्यवहारों की भी गंभीर जांच पर जोर देता है, जिसके लिए उसे कई लोगों से अच्छी टिप्पणियां मिलीं। मार्क्विस झोंगयोंग, दिव्य मार्शल फोर्स का मामला सुलझाना आसान है। ये केवल संपत्ति पर आक्रमण के बारे में है। इस तरह इसे एक छोटा मुद्दा माना जाता है जिसमें कोई बड़ी योजना शामिल नहीं है। हालांकि लियू शी का मुद्दा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। 3 मंत्रालयों की तो बात ही छोड़िए, निर्माण मंत्रालय की गहन जांच करना एक बड़ा मामला है और अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो साम्राज्य में उथल पुथल मच सकती है। सोंग यंग ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा। वह पूरी तरह से जानता था कि दिवंगत सम्राट की अचानक मृत्यु के बाद से कई व्यक्तियों ने ग्रेट हिट के साथ गुप्त रूप से सांठगांठ शुरू कर दी थी। एक बार जांच होने पर बड़े मुद्दे फिर से उभरेंगे, जिससे घबराहट और गंभीर संकट पैदा होगा जो साम्राज्य के पतन का कारण बन सकता है। एक छोटा सा मामला। मेरे अधीनस्थ तब क्रोधित हो गए जब उन्होंने सुना कि सम्राट पूर्व दिव्य मार्शल बलों को सही साबित करने जा रहा है। कोई भी नहीं चाहता कि युद्ध में मरने के बाद उसके परिवार को धमकाया जाए। दिव्य मार्शल मुद्दों की जांच दिव्य मार्शल द्वारा की जाएगी, लू कियानफू ने खारिज करते हुए कहा। सोंग मैंशन गवर्नर, इस बार हमारी जांच निर्माण मंत्रालय पर केंद्रित है। मुझे आश्चर्य है कि मार्क्विस जांच कहां से शुरू करने की योजना बना रहा है। सोंग यंग ने पूछा क्योंकि उसे यह मामला एक कांटेदार मुद्दा लगा। हमें निर्माण विभाग से शुरू करना चाहिए। लियू योन कई वर्षों से चीफ ऑफ स्टाफ है, स्वाभाविक रूप से बहुत सारा सामान चुरा रहा है। निर्माण विभाग के सदस्य उसके दल हैं। हमें पहले ये पता लगाना चाहिए कि लियू शी ने किस माध्यम से उन खजानों को हासिल किया, लू कियानफू ने कहा। निर्माण मंत्रालय एक स्वतंत्र स्थान क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है। 6 मंत्रालयों में से निर्माण मंत्रालय का माहौल सबसे ज्यादा तसे है। इस बार चू युआन की सीधी जांच का लक्ष्य चीफ ऑफ स्टाफ लियू योंग है। जो लोग निर्माण मंत्रालय में पद रखने में सक्षम थे उनमें से अधिकांश के लियू योंग के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। खासकर वे जो अपनी जेबें भर रहे थे, उन्हें गंभीर रूप से खतरा महसूस हुआ। ये ज्ञात होना चाहिए कि निर्माण मंत्रालय साम्राज्य के सभी संसाधनों को संभालता है। वे कवच, हथियार और गोलियों जैसी कई चीजों पर अधिकार रखते हैं, जिससे उन्हें भरपूर लाभ मिलता है। एक पलक झपकते ही सैकड़ों दिव्य मार्शल गार्ड एक भव्य गोदाम में भाग गए जो पहले गतिविधि से गुलजार था, तुरंत क्षेत्र का चक्कर लगाते हुए। लू कियानफू ने रास्ता दिखाया। उसने गोदाम में अपनी नज़र घुमाई और जोर से चिल्लाया, पूछा, ऑपरेशन और मेंटेनेंस के मैनेजर झांग, सम्राट के आदेश के तहत दिव्य मार्शल फोर्स के पैतृक घरों को जब्त करने के लिए आपके अधिकार का फायदा उठाने के लिए मैं आपको गिरफ्तार करने के लिए यहाँ हूँ। क्या आप तुरंत घुटने नहीं टेकते? मैंने नहीं किया, एक मोटे बड़े कान वाले आदमी ने उत्तर दिया, जो डर से कांप रहा था, जी पर घुटने टेकते हुए। तुम मरने की हिम्मत करोगे? लू कियानफू ने धमकाया, उसे गिरफ्तार करो, और मुझे पता चला है कि तुम ग्रेट हिट के साथ संदिग्ध लेन देन कर रहे हो। मुझे संदेह है कि तुम देश के गद्दार हो। अंतिम निर्णय आगे की जांच के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा। सम्राट के आदेश को धारण करने वाले और लू कियानफू जैसे 9वें स्तर के दिव्य क्षमताओं वाले अधिकारी के साथ निर्माण मंत्रालय में कौन उन्हें रोकने की हिम्मत कर सकता था?
एक बार जीवंत निर्माण मंत्रालय जल्दी ही ढह गया। कई कर्मचारी सदस्य और छोटे अधिकारी, कुल मिलाकर हजारों, सबूतों के अस्तित्व की परवाह किए बिना, जब तक कि थोड़ा सा संदेह था, सभी को ले जाया गया। मंत्रालय के आधे से अधिक अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा लू कियानफू ने शाही शहर में एक गुप्त शस्त्रागार की खोज की। निर्माण मंत्रालय द्वारा साम्राज्य के संसाधनों से सभी हथियार चुपचाप छीन लिए गए। इससे यह और भी पुष्ट हो गया कि रक्षा मंत्रालय के लोग ग्रेट हेड के साथ मिलीभगत कर रहे थे, और लियू शी की घटना के बिना भी निर्माण मंत्रालय के चीफ ऑफ स्टाफ लियू योंग अभी भी अपने अपराध से बच नहीं पाएंगे। इस बीच निर्माण मंत्रालय के प्रमुख कर्मियों से पूछताछ के माध्यम से वे अन्य 5 मंत्रालयों के सदस्यों को शामिल करने में सफल रहे। इस गहन जांच का उद्देश्य उन लोगों की जांच करना है जिन पर ग्रेट हेड के साथ मिलीभगत करने और देशद्रोही होने का संदेह है। ये ज्ञात है कि लू कियानफू चू युआन का विश्वासपात्र और एक शक्तिशाली व्यक्ति है, ऐसे में वह किसी के साथ कोई शिष्टाचार नहीं दिखाएगा। प्रधानमंत्री के भवन में एक आदमी उत्सुकता से खड़ा है। हवेली के गेट से एक बूढ़े आदमी के आने का इंतजार कर रहा है। वह आगे बढ़ता है। लू बटलर, क्या प्रधानमंत्री मुझसे मिलने के लिए सहमत हो गए हैं? चीफ लियू, छठे राजकुमार की समस्या के कारण प्रधानमंत्री पागलों की चपेट में आ गए हैं। वे बिस्तर पर पड़े हैं और उन्हें आपसे संपर्क करने से बचना चाहिए, सर। वे जानते हैं कि आपके मन में क्या है और वे आपको घर पर समाचार का इंतजार करने के लिए कहते हैं, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। प्रधानमंत्री ने यह भी याद दिलाया, ऐसे समय में शांत रहना और जल्दबाजी में काम करने से बचना सबसे अच्छा है। आप। जैसे ही लियू योंग के चेहरे पर उदासी छा गई, उसने लू बटलर को हवेली में आते देखा और गेट बंद होने की आवाज़ सुनी, जो उसके जाने का संकेत था। लानत है, मैं लियू योंग दशकों से आपकी खातिर काम कर रहा हूं, और जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो आपने मुझे बाहर कर दिया और मुझसे किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार कर दिया। आप वाकई निर्दयी हैं, लियू योंग ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, पागलों से पीड़ित आप जैसे दिव्य क्षमताओं के गुरु को एक बच्चे की जान जाने पर वाकई बहुत गुस्सा आएगा। आप चुपचाप बैठे रहते हैं और कुछ नहीं करते। अपने गुस्से को काबू में करने के बाद वह जानता था कि प्रधानमंत्री द्वारा उससे मिलने से इनकार करने से वह असहाय हो गया है। वह मुड़ा और आराम से बाहर निकल गया। प्रधानमंत्री की हवेली हॉल में सख्ती से बैठे हुए लियू ने बटलर लू के वापस आने पर पूछा, क्या वह चला गया? हाँ, हालांकि उसके हाव भाव से लगता है कि चीफ लियू खुश नहीं था, बटलर लू ने जवाब दिया। वह सम्राट की गहन जांच का विषय है। अगर मैं उससे मिलूं तो मुझे आश्चर्य है कि महामहिम क्या सोचेंगे। क्या मैं खुद को जला नहीं लूंगा? लियू ने गंभीर भाव धारण किया। मैंने उसे पहले भी चेतावनी दी है कि ऐसे समय में शांत रहना जरूरी है। इस सम्राट को नियंत्रित करना उतना आसान नहीं है जितना हमने सोचा था। उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। लियू योंग ने हिट ड्रैगन वुड और ब्लड ड्रैगन स्टील निषिद्ध वस्तुओं को बाहर लाने की हिम्मत की और उन्हें अपने बेटे को दे दिया। ऐसी मूर्खता असहनीय है। ये ठीक होता अगर वह उन्हें संगीत शांति मंडप से केवल म्यूरो को दे देता, लेकिन ये तब हुआ जब सम्राट मौजूद था। अब उसके बेटे की वजह से सभी 6 मंत्रालय गड़बड़ में हैं। सर, मार्क्विस झोंगयोंग ने एक गुप्त हथियार भंडार भी पाया, बटलर लू ने रिपोर्ट की। सम्राट तैयार होकर आया था। वह 6 मंत्रालयों के भीतर अराजकता फैलाने से नहीं डरता। वास्तव में वह अराजकता पैदा करना चाहता था। मैंने उसे कम आंका। ये सम्राट अपने पूर्ववर्ती से अलग है। हालांकि दिवंगत सम्राट बुद्धिमान और बहादुर थे, लेकिन वे ज्यादातर खेती बाड़ी में लगे रहते थे और शायद ही कभी राज्य के मामलों को संभालते थे, जिससे हम अपनी मर्जी से काम कर पाते थे। लियू ने अफसोस जताया। दूसरे सम्राट की तुलना में मुझे पहले वाले सम्राट ज्यादा पसंद थे। छठे राजकुमार के बारे में हम क्या करें? बटलर लू की आवाज में चिंता थी। हाँ, वह विद्रोही बेटा, मैं उसे कुछ महीने तक अनुशासित किए बिना रह गया और उसने इतनी बड़ी गड़बड़ी मचा दी। अगर लियू शी का मामला ना होता तो मैं उसे आकाश की जेल से बचा सकता था, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी में काम नहीं कर सकता। एक बेटे की मौत का कोई मतलब नहीं है। ग्रेट हेड के 4 राष्ट्र अभी भी तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान हमें शांत रहना चाहिए। लियू ने ठंडे स्वर में कहा, इस अवधि के दौरान किसी से न मिलें। मैं दरबार में भी नहीं जाऊंगा और मैं सम्राट से भी नहीं मिलूंगा। लियू योंग का जीवन और मृत्यु मेरी चिंता का विषय नहीं है, न ही मेरा इससे कोई लेना देना है। अगर कोई मुझे ढूंढे तो उसे बता देना कि मैं बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ा हूं। लेकिन आखिरकार ये 6 मंत्रालय हैं, बटलर लू ने याद दिलाया। मुझे पता है, अगर मैं भाग नहीं लेता तो मुझ पर सबसे अच्छा लापरवाही का आरोप लगाया जाएगा। लेकिन अगर मैं काम करता हूं तो इसे देशद्रोह माना जाएगा। अब हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि 4 राष्ट्र हमला न कर दें। हम केवल बड़े अच्छे के लिए कम को त्याग सकते हैं। लियू ने इस पराजय से किसी भी तरह का संबंध तोड़ने का फैसला किया। आज रात आसमान काले बादलों से घिरा हुआ है, जिससे चारों ओर अंधेरा छा रहा है। यहाँ तक कि चांद और तारे भी नजर नहीं आ रहे हैं।
मूसलाधार बारिश के संकेत के बावजूद बारिश रुकी हुई है। आमतौर पर चहल पहल से भरा और जीवंत शाही शहर अब मौत की तरह शांत है। घरों को सील कर दिया गया है, गाद जम गई है और लंबी सड़कों पर कुछ ही छायाएं दिखाई दे रही हैं। जीवन के एकमात्र संकेत दिव्य योद्धा सेना, निषिद्ध सेना और सड़कों पर गश्त कर रहे गैरिसन बल थे। चू युआन ने अपनी गहन जांच शुरू किए हुए 1 दिन हो चुके थे। उन 1 दिनों में हर तरफ खौफ की फुसफुसाहट फैल गई थी। दावू से कोई संबंध न रखने वाले लोग ठीक थे, लेकिन दावू के साथ साजिश करने वाले लोग इस डर से कांप रहे थे कि जांच में उन्हें फंसाया जाएगा। चू युआन का कठोर शासन, सर्दियों की बर्फ की तरह बर्फ जैसा और चिलचिलाती धूप की तरह धधकता हुआ, उन्हें सांस लेने का मौका नहीं देता था। ऐसा लग रहा था कि वह शाही राजवंश के खिलाफ दाव से संबंध रखने वाले विनाशकारी तत्वों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। निर्माण मंत्रालय में भयानक गंदगी थी, लेकिन मंत्रालय के गुप्त अंडर चैम्बर में कमरा चमकीला था, जिसमें लगभग 1 दर्जन लोग बैठे थे, जो आश्चर्यजनक रूप से सभी दिव्य क्षमताओं से संपन्न थे। उनके चेहरे विशेष रूप से गंभीर थे। क्या स्थिति है, सज्जन? किसी ने पूछा। प्रधानमंत्री और गेरल ने हमें छोड़ दिया है। वे खुद को बचाने के लिए मोहरों की बलि देने के लिए तैयार हैं। लियू योंग ने अपना सिर हिलाया। मैं प्रधानमंत्री से मिलना चाहता था, लेकिन मैं उनसे कभी नहीं मिल पाया। मैं एक साधारण नौकर से दूर था। मैं गेरल से भी नहीं मिल सका। 40 या 50 के दशक का दिखने वाला एक और आदमी लियू योंग के बगल में बैठा था, जिसका व्यवहार ठंडा और कठोर था। उनका पद असाधारण रूप से ऊंचा था। दिव्य क्षमताएं 9वें स्तर पर थीं, जो ताकत में शाही रक्षकों के प्रमुख के बराबर थीं। वह युद्ध मंत्री थे, पैंग युआन। उन्होंने हमारा पुल जला दिया है और हमें खुद के लिए संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया है। कोई अपनी शांति को रोक नहीं पाया, उसने कहा। हम 6 मंत्रालयों ने उन्हें वर्षों से अनगिनत लाभ प्रदान किए हैं, और फिर भी जब हम मुसीबत में होते हैं तो वे हमें छोड़ देते हैं, खुद को हमसे दूर कर लेते हैं, जैसे कि हम प्लेग से पीड़ित हों। मैं भी उनका पर्दाफाश करना चाहता हूं। उनका पर्दाफाश करो, लियू योंग ने व्यंग्यात्मक रूप से उपहास किया। आपके पास क्या सबूत है? शांगुआन किग्युन और लियुन लोमड़ियों की तरह चालाक हैं और अपने व्यवहार में कभी कोई निशान नहीं छोड़ते हैं। आपके बेतुके आरोप बेकार होंगे। अगर सम्राट आपकी बात पर विश्वास भी कर लें तो क्या वे कार्रवाई करेंगे? उन दोनों के पास 10वें स्तर की दिव्य क्षमताएं हैं, हमारे विपरीत त्यागने वालों के पास। क्या हम वाकई सिर्फ निर्वासित होने जा रहे हैं? एक आदमी ने गुस्से से पूछा। उसके चेहरे पर एक विचित्र भाव था। फिर चिल्लाया, लियू योंग, ये तुम्हारा निकम्मा आदमी था जिसने हमें इस झंझट में घसीटा। अगर मैं उस छोटे जानवर को देख लूंगा तो मैं उसकी खाल जिंदा ही उतार लूंगा। छोटा जानवर, लियू योंग ने गुस्से में कहा। मैं क्या हूं? संचग, अपने शब्दों पर ध्यान दो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? संचग नाम के आदमी ने दावा किया। अगर वह न होता तो क्या हम इस स्थिति में होते? हा, लियू योंग, तुम में अभी भी मुझे डांटने की हिम्मत है। बस पूछो, इतने सारे लोग उस छोटे से शैतान को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। तुम मौत की तलाश में हो। लियू योंग हमला करने ही वाला था। बस सम्राट के कदम उठाने से पहले ही हम अपने बीच अराजकता पैदा कर रहे हैं। अपने मजबूत पद के साथ पैंग युआन ने कमरे को शांत किया। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता एक योजना बनाना है, न कि कलह पैदा करना। तो हम क्या कर सकते हैं? संचग ने उपहासपूर्वक कहा। प्रधानमंत्री और गेराल भी हमें एक नज़र भी नहीं बख्श रहे हैं। क्या हमें सम्राट के सामने अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए और जेल में बंद होना चाहिए? हमारी संपत्ति जब्त होने और हमारे सिर काटने का इंतजार करना चाहिए? अपने पापों को स्वीकार करना वर्जित है, लियू योंग ने घोषणा की। जांच जल्द या बाद में हमारे पास आ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो हम सभी मुश्किल में पड़ जाएंगे। पैंग युआन, तुम भी साफ नहीं हो। स्वर्गीय सम्राट के निधन के कुछ समय बाद दावू से लोग तुम्हारे पास आने लगे। जब स्वर्गीय सम्राट का निधन हो गया तो 300,000 शक्तिशाली दिव्य योद्धाओं की सेना रहस्यमय तरीके से मर गई, जिससे राज्य में अराजकता फैल गई। 4 राष्ट्रों ने दावू पर कब्जा करने की योजना बनाई। दावू को अंदर और बाहर से ध्वस्त करने के लिए 4 राष्ट्रों ने कई लोगों को तैनात किया, विभिन्न लाभों का वादा किया, कई लोगों को गुप्त रूप से उनके प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करने के लिए उकसाया। आखिरकार स्वर्गीय सम्राट के बिना उस समय युवा सम्राट चीजों को बदलने में असहाय लग रहे थे, और वास्तव में वे सफल हुए। पिछले चू युआन को पराजित और अपमानित किया गया था। 3 साल बाद इंपीरियल सिटी में आत्महत्या कर ली। अफसोस की बात है कि इस बार उनकी मुलाकात चू युआन से हुई, जो न केवल दूसरी दुनिया से लौटा था बल्कि उसके पास एक बाहरी दिव्य प्रणाली भी थी। हाँ, पैंग युआन ने निडरता से स्वीकार किया। दावू ने मुझे एक खजाना दिया जो दिव्य क्षेत्र के 8 स्तर पर सफलता का वादा करता था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो लंबे समय से इस स्तर पर अटका हुआ है, एक राजा के रूप में सम्मानित होने और दावू के 5 प्रांत प्राप्त करने की अतिरिक्त पेशकश के साथ, यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे मैं अस्वीकार नहीं कर सकता था।
दावू में मैं केवल युद्ध मंत्री हो सकता था, लेकिन एक बार दावू के ढह जाने के बाद मैं एक राजा बन जाऊंगा। एक नौकर हमेशा एक नौकर ही रहेगा, लेकिन एक राजा अलग होता है। वह एक देश के भीतर एक देश होगा, अपने स्वयं के कानून लिखेगा। जिस चीज ने पेंग युआन को सबसे ज्यादा लुभाया वह दिव्य क्षेत्र के 8 स्तर तक पहुंचने का अवसर था। सैकड़ों वर्षों तक दावू को गहन नींव के साथ स्थापित करने के बाद वहां कोई भी शक्तिशाली प्राणी नहीं था जो स्वर्गीय सम्राट का मुकाबला कर सके। दिव्य क्षेत्र का 8 स्तर और एक राजकुमार के रूप में सम्मानित। लियू योन की आंखें चमक उठीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दाऊ तुम्हें इतना बड़ा इनाम देगा। लगता है मेरा हिस्सा बहुत छोटा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम में मेरी ताकत और योग्यता की कमी है, पेंग युआन ने स्पष्ट रूप से कहा। तुम, लियू योन चिल्लाया, ऐसा लगता है कि अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचा है, विद्रोह। शाही शहर छोड़ दो या हम यहाँ फंसकर मर जाएंगे। वास्तव में विद्रोह, यही वह है जिसके लिए उसने हमें मजबूर किया। चूंकि वह निर्दयी है, इसलिए उसे हमारी निर्दयता के लिए हमें दोष नहीं देना चाहिए। ... शाही शहर छोड़ना शायद इतना आसान न हो। वक्ता एक सैन्य अधिकारी था, निषिद्ध सेना का राजधानी कमांडेंट। सम्राट ने इसका अनुमान लगा लिया था। उसे डर था कि हम कोने में फंस सकते हैं। इसलिए उसने निषिद्ध सेना की 8 रेजिमेंटों से कई बलों को शाही शहर को अवरुद्ध करने के लिए स्थानांतरित कर दिया। भले ही हम दिव्य क्षेत्र में हैं, लेकिन भागना आसान नहीं होगा और अनिवार्य रूप से निषिद्ध सेना को सतर्क कर देगा। मेरे पास कुछ समाचार है, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। कल सम्राट शाही मकबरे में दिवंगत सम्राट को श्रद्धांजलि देने के लिए शाही महल से निकलेंगे। दिवंगत सम्राट के निधन को आधा साल हो चुका है। क्या माकेस झोंगयोंग आएंगे? पेंग युआन ने पूछा। नहीं, माकेस झोंगयोंग अभी भी शाही शहर में नहीं हैं, उस व्यक्ति ने कहा। वह अनुष्ठान पर्यवेक्षण से था और एक पल सोचने के बाद उसने कहा, 3 दिन पहले माकेस झोंगयोंग यान राज्य के लिए रवाना हुआ। यान राज्य का प्रमुख विद्रोह खड़ा करना चाहता था क्योंकि उसने सुना था कि वह जांच के दायरे में है। माकेस झोंगयोंग इसे दबाने के लिए वहां था। अच्छा, लियू योंग दिल खोलकर हंसा। यान राज्य बहुत दूर और अलग थलग है। हालांकि लू कियानफू दिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर पर था, लेकिन इस यात्रा में कम से कम आधा महीना लगेगा। ऐसा लगता है कि अब हमारे पास कार्रवाई का केवल एक ही तरीका है। पेंग युआन की आंखों में एक शानदार रोशनी चमक उठी, जो एक प्रभावशाली आभा को प्रक्षेपित कर रही थी। कल जब सम्राट शाही शहर से शाही मकबरे के लिए निकलेगा तो उसे पूर्वी शहर से गुजरना होगा। चीफ लियू, क्या आपने गुप्त रूप से कुछ दिव्य तोपें तैयार नहीं की हैं? सम्राट के ड्रैगन जुलूस वाहन पर बमबारी करने के लिए उस क्षण का लाभ उठाएं। उस समय मैं सीधे उस पर हमला करूंगा, अराजकता पैदा करूंगा, और एक बार जब निषिद्ध सेना इकट्ठा हो जाएगी तो हम शाही शहर से बाहर निकल जाएंगे। इस लड़ाई में हम सम्राट को मारना नहीं चाहते हैं, बल्कि अराजकता पैदा करना चाहते हैं। ठीक है, जैसा आपने कहा था वैसे ही आगे बढ़ते हैं। हम ड्रैगन जुलूस वाहन पर बमबारी करेंगे। चीफ ऑफ स्टाफ के दर्जे के व्यक्ति के रूप में लियू योंग निश्चित रूप से एक दृढ़ व्यक्ति थे। उसने ठंडे स्वर में कहा, शायद वह हमसे यह उम्मीद नहीं करेगा कि हम इसके लिए हिम्मत दिखाएंगे। एक बार जब हम बाहर निकल जाएंगे तो दाव वास्तव में अराजकता में डूब जाएगा। उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी और ये दाव के पतन का दिन होगा। चू युआन, या तो तुम मरोगे या मैं। महान मार्शल काल्डर के 30वें वर्ष में शरद ऋतु के 9वें महीने के तीसरे दिन दिवंगत सम्राट की मृत्यु को आधा साल बीत चुका है और चू युआन उतने ही समय से सिंहासन पर है। दाव के रीति रिवाजों के अनुसार नए राजाओं को अपने शासनकाल के आधे साल और 1 साल बाद शाही मकबरे में अपने पूर्ववर्तियों को श्रद्धांजलि देनी होती थी, जो पिछले सम्राट के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते थे। इस साफ सुबह पूर्वी शहर की एक गली में शाही गाड़ी धीरे धीरे शाही महल से बाहर निकली। औपचारिक जुलूस के अलावा दोनों तरफ के पहरेदार निषिद्ध सेना नहीं थे, बल्कि दिव्य मार्शल सेना के 3000 मजबूत सैनिक थे। उनमें से प्रत्येक ने एक शक्तिशाली आभा बिखेरी, जो आगे का रास्ता साफ करने के लिए लंबे हलबर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। मूल आत्मा क्षेत्र में रहने वाले 9 आदिम ड्रैगन ने गाड़ी को खींचा। जुलूस के ऊपर एक धुंधली आकृति तैर रही थी, चू युआन के अलावा। आज से टायर इंपीरियल सिटी को कपड़े से लपेटा जाएगा। कुछ सड़कों पर नागरिक स्वेच्छा से दोनों तरफ घुटने टेकते हैं, सम्मानपूर्वक सम्राट की गाड़ी को उतारते हैं। 30 साल पहले दावू अराजकता का क्षेत्र था, जहां जागीरदार युद्ध करते थे और भयंकर जानवर उत्पात मचाते थे। साधारण नागरिक तब तक घोर दुख में रहते थे जब तक कि पुराने सम्राट ने अपनी विशाल सेना का नेतृत्व नहीं किया, सभी दुश्मनों को मिटाकर अनगिनत लोगों के लिए 30 साल की शांति और स्थिरता लाने के लिए। मार्शल आर्ट की दुनिया में 30 साल पलक झपकने जैसा लग सकता है, एक पीढ़ी को बदलने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। कई लोगों ने उस दिन को देखा है जब दावू अस्तित्व में आया था। इसलिए पुराने सम्राट की मृत्यु ने लोगों को दुख पहुंचाया। शाही जुलूस बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ा।
पूरे 2 घंटे बाद उन्होंने दूर से निषिद्ध सेना की एक बड़ी टुकड़ी द्वारा संरक्षित पूर्वी द्वार की शहर की दीवार देखी। महामहिम शहर छोड़कर चले गए, द्वार खोलो। जैसे ही नपुंसक वेई ने बोलना समाप्त किया, कसकर बंद शहर के द्वार धीरे धीरे चरमराने लगे। जैसे ही शहर के द्वार खुले, एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंज उठी। शाही शहर के सभी तरफ से सैकड़ों दिव्य मशीन तोपों ने चुयुआन की गाड़ी की स्थिति को निशाना बनाते हुए झुलसाने वाली ऊर्जा की किरणें छोड़ीं। गड़गड़ाहट की आवाजों ने आकाश और धरती को हिला दिया। बढ़ती ऊर्जा की लहरों ने शाही शहर को पलटने की धमकी दी। जल्दी करो, महामहिम की रक्षा करो। ये दिव्य मशीन तोपें हैं, एक गद्दार अराजकता पैदा कर रहा है। तितर बितर हो जाओ, तितर बितर हो जाओ, एक साथ इकट्ठा मत हो। शांत हो जाओ। ... दिव्य मशीन तोप दाव द्वारा नियंत्रित एक निषिद्ध हथियार था जिसमें अपार शक्ति थी। ये कई सौ तोपें एक बड़ा अराजकतापूर्ण दृश्य बना रही थीं। चुयुआन के केंद्र पर स्थित होने के कारण हर जगह चीखें सुनाई देने लगीं। जाओ। पूर्वी शहर के द्वार के पास के आवासों में दो आंखें इसी दृश्य को देख रही थीं। एक आवाज सुनने के बाद असंख्य छायाएं एक बाढ़ की तरह चुयुआन की गाड़ी की ओर दौड़ पड़ीं। हत्यारे हैं, एक आवाज गूंजी और बड़ी संख्या में विद्रोही सैनिक आगे बढ़े जो दिव्य मार्शल सेना के साथ तेजी से आगे बढ़े। तोपों की गर्जना के बीच अराजकता व्याप्त हो गई। सब कुछ अस्त व्यस्त था। चुयुआन, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। एक आकृति अचानक आसमान से उड़ी। ड्रैगन जैसे कवच पहने, हाथ में एक लंबा चाकू लिए, वह गरज के साथ नीचे गिरा, चुयुआन के जुलूस में साहपूर्वक वार करते हुए। धमाका, जुलूस टूट गया, फिर भी ऊपर बैठा व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हिला, ताई पर्वत की तरह स्थिर। मैंने किसी चीज को मारा। हत्यारे ने, जिसने अप्रत्याशित रूप से हमला किया था, देखा कि उसका चाकू किसी चीज पर बुरी तरह से वार कर रहा है। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। इससे पहले कि वह खुश हो पाता, उसने चौंक कर कहा, चुयुआन, ये तुम नहीं हो। सच है, उसने जिस पर हमला किया वह विशालकाय आत्मारक्षक था। युद्ध मंत्री पैंग युआन। चुयुआन ने अपने हाथ की एक लहर के साथ विशाल आत्मारक्षक को वापस ले लिया और ठंडे स्वर में कहा, जैसा कि अपेक्षित था, आज आपके पास कार्रवाई करने का विकल्प है, जो स्पष्ट रूप से आपके देशद्रोह और विद्रोह को दर्शाता है। पैंग युआन। युद्ध के उपमंत्री हुआंग योंग ने भी इस आदमी को देखकर चिल्लाया, चीफ ऑफ स्टाफ, एक उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप में आपने विद्रोह करने की हिम्मत कैसे की? हा, अगर आप निर्दयी हैं तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष न दें। मेरे निष्पादन की प्रतीक्षा करने के बजाय मैं पहले कार्रवाई करना और आपदा का सामना करना पसंद करता हूं। यदि आप इस तरह से अपनी जांच जारी रखते हैं तो जल्द या बाद में यह मुझे ले जाएगा। पहल करना हमेशा बेहतर होता है। पैंग युआन ने ठंडे स्वर में घोषणा की, हालांकि आपने उस दिन बैंगनी थंडर लेविथान को मार डाला, मेरे विचार से वह सिर्फ 30,000 की सेना की मदद से था। आज मैं तुम्हारी असली ताकत की परीक्षा लूंगा। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसका लंबा चाकू फिर से अदम्य भावना के साथ चुयुआन की ओर बढ़ा। चाकू चमक रहा था, जिससे ठंडी हवा की लहर फैल गई, जिससे चारों तरफ नरसंहार हो गया। दूर से दिव्य तोप की बमबारी बंद नहीं हुई। हालांकि तोपें मूल आत्मा क्षेत्र से ऊपर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं, लेकिन इसने अराजकता पैदा कर दी, जिससे दरबारी सैनिक शांत नहीं हो पाए। उसी समय दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों ने सैकड़ों मीटर की दूरी तय की, शहर के द्वारों की ओर क्रूरता से हमला किया। कार्य मंत्री लियू योंग, ये पता चला है कि आप दाकियन के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। किसी ने चिल्लाया। शुरू में उनमें से कुछ को विश्वास नहीं था कि लियू योंग मिलीभगत कर रहा था, लेकिन आज कार्य मंत्री और युद्ध मंत्री दोनों ही सम्राट के जुलूस पर हमला कर रहे थे, जिससे उनकी देशद्रोही भावना एक सीमा से परे प्रकट हो गई। संदेह, एक आदमी को खुद के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अन्यथा वह स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा निंदा की जाएगी। दाकियान हमें और अधिक लाभ प्रदान करता है। हम दाव के कमजोर होते शाही राजवंश के साथ क्यों हारें? लियू योंग ने दहाड़ लगाए। हालांकि वह पैंग युआन जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन वह दिव्य क्षेत्र के 8 स्तरों वाला विशेषज्ञ था। कुछ निषिद्ध सेना के सैनिक उसे रोकना चाहते थे, लेकिन उसकी ताकत के सामने वे कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। उसकी शक्ति के प्रभाव ने उन्हें अलग कर दिया। उसे रोको। हुआंग योंग की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। तुम मौत की तलाश में हो, लियू योंग ने उग्रता से जवाब दिया। छिपे हुए चयन को सक्रिय किया गया। युद्ध मंत्री पैंग युआन और कार्य मंत्री लियू योंग को पकड़कर या मारकर सौभाग्य अंक प्राप्त करें। युद्ध भगवान की पकड़ प्रगति 0% पर वर्तमान प्रगति के साथ 30% बढ़ जाएगी। विफलता के परिणामस्वरूप प्रगति पूरी तरह से रीसेट हो जाएगी। आप भाग न लेने का विकल्प भी चुन सकते हैं, न तो पुरस्कार होंगे और न ही पाल्टीज। छिपे हुए विकल्प। उभरते हुए छिपे हुए विकल्प को देखकर चुयुआन गिरते हुए ब्लेड ऑप्टिकल के बारे में भूल गया, भ्रम उसके ऊपर मंडरा रहे थे। जैसे ही पैंग युआन ने सोचा कि चुयुआन डर से लकवाग्रस्त हो गया है, उसने अचानक चुयुआन के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान खेलती हुई देखी।
अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस करते हुए उसे लगा जैसे कोई शिकारी उसे देख रहा है। गिरती हुई ब्लेड की रोशनी अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। पैंग युआन, ये सब मेरी योजना का हिस्सा था। मैं केवल गद्दारों के खुद को प्रकट करने का इंतजार कर रहा था, कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने अधीर होगे। ऐसा लगता है कि मैंने खुद के लिए एक बड़ी मछली पकड़ ली है, चू युआन ने घोषणा की। उसके शब्दों के बीच में एक मुक्का के साथ महान युद्ध तकनीक पृथ्वी विखंडन को अपार शक्ति के साथ विस्फोट करते हुए सक्रिय किया गया था। उनकी साधना पहले से ही मूल आत्मा क्षेत्र की छठी परत तक पहुंच चुकी थी, जिसमें 3 प्रमुख कानून थे जो बेजोड़ दिव्य शक्ति को मूर्त रूप देते थे। पैंग युआन ने उपहास किया, मुझे संदेह था कि आज कुछ गड़बड़ है। न केवल श्री लू आपके साथ नहीं थे, बल्कि निषिद्ध सेना के 8 शिविर नेता भी अनुपस्थित थे। इस प्रकार मैंने आपकी चालों को पहचान लिया था, लेकिन मैं बस जाना नहीं चाहता था और न ही रुकना चाहता था। इसलिए ये जानते हुए कि यह एक चाल हो सकती है, मैं अभी भी शहर को अराजकता में डुबो देना चाहता था और आपके चेहरे पर कलंक लगाना चाहता था। चू युआन, आप बहुत घमंडी हो गए हैं। उसने स्पष्ट रूप से इसका अनुमान लगाया था, लेकिन चू युआन के दबाव में अपमानित अवस्था में शाही शहर छोड़ने को तैयार नहीं था। माना ने पैंग युआन की बाईं मुट्ठी को पृथ्वी के पीले माने से ढकते हुए उसे ठोस मुट्ठी में बदल दिया। उसने अपना हमला शुरू किया, दहाड़ लगाए और चिल्लाया, पृथ्वी आत्मा की मुट्ठी। उस पल में दोनों सेनाएं भयंकर रूप से टकरा गईं। अमरता के साथ रूप। ऐसा लग रहा था कि चू युआन ने सिर्फ एक मुक्का मारा था, लेकिन उसके भीतर सेव के कई रूप थे। धरती की मुट्ठियां चट चट अचानक फट गईं, क्योंकि पैंग युआन खुद एक दुर्जय विशेषज्ञ भी एक भयानक तूफान से छाती में घायल हो गया था। पैंग युआन जानता था कि चू युआन बहुत ताकतवर है, उसके स्तर से कहीं ज्यादा। लेकिन जब उनका वास्तविक टकराव हुआ तो पैंग युआन को एहसास हुआ कि उसके पिछले सभी अनुमान गलत थे और अविश्वसनीय रूप से। ये शक्ति वांशो पर्वत श्रृंखला में उसके द्वारा प्रदर्शित की गई शक्ति से कहीं ज्यादा भयानक थी। उसका मन संक्रमित मुक्का तुरंत बिखर गया। धमाका। चू युआन का धरती को हिला देने वाला वार उस पर जोर से पड़ा, जिससे उसके कान बजने लगे, उसके शरीर के भीतर खून उबलने लगा और वह मुश्किल से अपना संतुलन बनाए रख पाया। बहुत भयानक। पैंग युआन सैकड़ों कदम पीछे खिसक गया और फिर खुद को स्थिर किया। उसकी आंखें चू युआन पर टिकी हुई थीं। तुम्हारा स्तर अभी भी आदिम आत्मा के स्तर पर है, फिर भी तुम्हारी युद्ध शक्ति अपार है। ये निश्चित रूप से पिछले सम्राट द्वारा तुम्हारे लिए छोड़ा गया आधार नहीं हो सकता था। अगर उसके पास ऐसे संसाधन होते तो 5 देश बहुत पहले ही एकीकृत हो गए होते। पैंग युआन, युद्ध मंत्री के रूप में आपने अपने वरिष्ठ के खिलाफ विद्रोह किया है। आज मैं आपको जिंदा पकड़ लूंगा और दोपहर में सार्वजनिक रूप से आपको मार डालूंगा। चू युआन अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा था। उसने प्राचीन युद्ध क्षेत्रों के प्रतीक गहरे काले रंग के लबादे पहने हुए थे, लेकिन पैंग युआन के सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम मुझे जिंदा पकड़ने का सपना देख रहे हो? पैंग युआन ने उपहासपूर्वक हंसा। उसका चाकू एक जादुई हथियार की तरह था, भयानक और चालाक। उसके हर कदम के साथ स्पष्ट चाकू की कई धारें एक अजीब तैरते हुए तरीके से उतरती थीं, जो 3 वार का प्रतीक थीं, एक नदी की तरह निरंतर और असाधारण रूप से गहरी। जादुई चाकू। चू युआन ने दबी हुई आवाज में कहा, मैंने पहले भी तुम्हारे जादुई चाकू की शक्ति का मुकाबला किया है। हालांकि चाकू की विचित्रता के बावजूद चू युआन को केवल थोड़ा सा सरकना था ताकि ब्लेड की चमक उसके पास से फिसल जाए। पैंग युआन की नज़र में चू युआन बिजली की धारा की तरह मायावी लग रहा था और उसका पता लगाना लगभग असंभव था। क्या हो रहा है? पैंग युआन का बेसब्री से इंतजार बढ़ रहा था। महान थंडर तकनीक, भगवान को मारने वाली थंडर, चू युआन ने धीरे से कहा। जैसे ही उसने अपनी सांसों को संतुलित किया, काले बादल ऊपर छा गए और गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। हाथ भर मोटी बिजली गिरी। उसके तुरंत बाद आसमान और धरती पर बिजली का तूफान आया। वह थंडर का देवता था जो सभी गड़गड़ाहट और बिजली को नियंत्रित करता था। बिजली की एक चमक ने एक धार्मिक शक्ति को जन्म दिया, जिसने सभी अंधकार को दूर कर दिया। वह वहां खड़ा था, दिव्य थंडर को पकड़े हुए। उसकी भव्यता एक देवता के समान थी। उसने एक थंडर पिलर पकड़ा और उसे पैंग युआन की ओर दबाया। गड़गड़ाहट की शक्ति। ऐसी भयानक शक्ति ने पैंग युआन के चेहरे पर काफी बदलाव ला दिया। वह भयभीत था और बिना किसी हिचकिचाहट के मन बस बह गया, लेकिन बिजली को छूते ही ये हिंसक रूप से विघटित हो गया। धमाका, धमाका, धमाका। एक एक करके बिजली के खंभे टूटकर गिर पड़े। फिर दर्जनों मील के दायरे में मौजूद वे विस्मयकारी दिव्य मशीन तोपें अचानक फट गईं। स्वर्ग का प्रकोप। असंख्य लोगों ने चू युआन की ओर देखा। लोग कहते हैं कि पिछले सम्राट की मृत्यु दिव्य दंड से हुई थी, लेकिन मेरे विचार से पिछले सम्राट ने एक अप्रतिरोध्य शक्ति का मुकाबला किया होगा। दावू के सम्राट के रूप में मैं जांच करूंगा और पिछले सम्राट की बेगुनाही को बहाल करूंगा। चू युआन की तेज आवाज पूरे शाही शहर में गूंज उठी।
उसका शालीन व्यवहार भारी दंड को नियंत्रित करने वाला प्रतीत होता है, एक शक्तिशाली देवता के समान था, है न? सम्राट अमर रहें, सम्राट अमर रहें। चू युआन की दुर्जय आकृति ने सैनिकों को प्रेरित किया, जिससे उनका मनोबल काफी बढ़ गया। विद्रोह को कुचल दो। चू युआन की 5 उंगलियां, जिनमें से प्रत्येक में एक विशाल पर्वत की तरह एक मजबूत बिजली का बोल्ट था, निर्दयता से पेंग युआन की ओर बढ़ीं। असंख्य सैनिकों के मनोबल का संचय चू युआन की ताकत में तब्दील हो गया, जिससे वह अजेय हो गया। शाही राजवंश के शासक के रूप में वह स्वाभाविक रूप से राजवंश के भाग्य का पक्षधर था, उसे अपनी ताकत में बदलना चाहिए। कब्र खोदने वाला हाथ। पेंग युआन ने दहाड़ लगाए, उसकी ऊर्जा आगे बढ़ी, उसके मन को उत्तेजित किया, काले बादलों की एक मोटी परत बनाई, जैसे कि ये दुनिया को नष्ट कर सकता है। एक भयानक हाथ नीचे गिर गया। हालांकि जब इस हाथ ने चू युआन की बिजली को छुआ तो यह चटकने लगा और फुफकारने लगा, जैसे कि तेल में तला हुआ मोटा मांस। कब्र खोदने वाले हाथ को बिजली ने तुरंत तोड़ दिया और थंडरस हैंड ने उसे सीधे मारा। पेंग युआन का कवच फटने वाला था। उसने जोर से खून के घूंट खांसे और उसकी आंखों की चमक चली गई। इस काउंटर में उसकी चोटें हल्की नहीं थीं। बिजली की शक्ति पहले ही उसके शरीर में समा चुकी थी। पेंग युआन। जैसे ही चू युआन ने उसका नाम पुकारा, उनकी आत्माओं में एक बहुत बड़ी शॉकवेव लहर दौड़ गई। वह बीच हवा में चला, हर कदम ऐसा गूंज रहा था जैसे कि वह ढोल बजा रहा हो। उस पर बिजली गिरने से वह अकल्पनीय रूप से राजसी प्रतीत होने लगा। मानव सम्राट नश्वरों में सर्वोच्च है, मनुष्यों के सामने उसकी शाही आभा 0% बढ़ जाती है और उसकी निरोधक क्षमता 0% कम हो जाती है। मानव सम्राट केवल मानवता का सम्राट ही नहीं है, वह मानवता का जनक भी है। चू युआन के सामने जो मानवता का जनक प्रतीत होता था, पेंग युआन वास्तव में महत्वहीन महसूस करने लगा। उसने संघर्ष किया और कहा, ऐसा लगता है कि मैंने गलत अनुमान लगाया है। तुमने अपनी क्षमताओं को जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक गहराई से छिपाया है। चू युआन ने कहा, क्या तुम्हें अपने पापों का एहसास है? हाँ, अच्छे पक्षी अपने घोंसले के लिए पेड़ चुनते हैं। भक्षण क्षेत्र ने मुझे जो महान सुविधाएं प्रदान की हैं, मैं उन्हें क्यों न प्राप्त करूं? आज की हार का मतलब शाश्वत हार नहीं है। तुमने जानबूझकर 8 सेना शिविरों के कमांडरों को यहां आने से रोका, जिससे मुझे भागने का अवसर मिला है। पेंग युआन जोर से हंसा। चू युआन, अगली बार जब हम मिलेंगे तो वह समय होगा जब मैं लाखों भक्षण डोमेन की सेना का नेतृत्व करके इंपीरियल सिटी पर हमला करूंगा। उसने खुद को हवा में उछाला और शहर के गेट को तोड़कर भागने की कोशिश की। अगर 9 गुना स्तर का कोई विशेषज्ञ भागना चाहे तो उसे रोकना मुश्किल होगा, खासकर शांगगुआन किंग्युन जैसे 9 गुना विशेषज्ञ के लिए। लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। चू युआन आगे बढ़ा, अपनी हथेली को हिलाया और अचानक पेंग युआन के सामने गड़गड़ाहट का एक नेटवर्क बन गया। बिजली के बिना बिजली उस पर गिरती रही, जबकि भक्षण डोमेन की शक्ति ने अंतरिक्ष को उसके चारों ओर घेर लिया। तुम मुझे नहीं रोक सकते। पेंग युआन की आंखों से क्रोध की लपटें फूट पड़ीं और वह मुक्का मारने के लिए मुड़ा। लेकिन चू युआन को चकमा देने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने पेंग युआन के मुक्के को सीधे लेने का विकल्प चुना। मानव सम्राट की महिमा अचानक सक्रिय हो गई और पेंग युआन की आंखों में हल्का चक्कर आ गया। विशेषज्ञों के बीच लड़ाई के दौरान पलक झपकते ही परिणाम निर्धारित किया जा सकता था। अचानक उसने मन ही मन कहा, कुछ गड़बड़ है। वह क्या करने जा रहा है? वह केवल चू युआन का हाथ अपनी दृष्टि में बड़ा होते हुए देख सकता था, यहाँ तक कि उसके सामने की हवा भी एक भंवर बन गई थी। मेरे सामने से दूर हो जाओ। पेंग युआन ने दोनों हाथों से जोर से धक्का दिया, चू युआन को दूर धकेलने का प्रयास किया। उसे पता नहीं था कि क्यों, लेकिन इस पल में उसे खतरे का आभास हुआ। लेकिन उसके धक्का देने के क्षण में चू युआन का हाथ पहले से ही उसकी बांह को पकड़ चुका था। एक चूषण बल सीधे चलने लगा और भक्षण तकनीक की शक्ति ने पेंग युआन की ताकत को अवशोषित करना और छीनना शुरू कर दिया। मेरी ताकत। पेंग युआन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी आंतरिक शक्ति तेजी से लुप्त हो रही है। भक्षण तकनीक, सब कुछ भक्षण करो। चू युआन एक भक्षण करने वाला देवता था जो अपने द्वारा पकड़ी गई किसी भी ऊर्जा को भक्षण कर लेता था। पेंग युआन के संघर्ष के बावजूद वह लगातार चू युआन के भक्षण क्षेत्र में फंसा हुआ था। इसके अलावा जैसे जैसे चू युआन ने पेंग युआन की शक्ति का अधिक से अधिक उपभोग किया, उसका संघर्ष कमजोर होता गया। दिन में उसका शरीर पूरी तरह से कमजोर हो गया, शक्तिहीन हो गया और अंदर से खोखला हो गया, मन का कोई निशान नहीं बचा। भक्षण तकनीक ने न केवल उसके मन को बल्कि उसके स्तर को भी खा लिया। किसी को लाओ, पेंग युआन को ले जाओ। चू युआन ने पेंग युआन को फेंक दिया, जो अब एक मरे हुए कुत्ते की तरह कमजोर हो गया था। तुरंत ही फोरबिड आर्मी के कई सैनिक एकत्रित हुए और उसे हिरासत में ले लिया। इंपीरियल सिटी के अंदर लोगों ने देखा कि पेंग युआन को एक बेजान कुत्ते की तरह आसमान से फेंका गया, एक ऐसा नज़ारा जिसने उन्हें भयभीत कर दिया। वे स्तब्ध और अवाक थे। पेंग युआन ने स्थिति को बदलने का अपना मौका खो दिया है।
उसे पता होना चाहिए था कि जब उसने विद्रोह करने की हिम्मत की तो उसका यही हश्र होगा। भगवान, क्या महामहिम की शक्ति पहले से ही इतने भयानक स्तर पर पहुंच गई है? यह महामहिम की शक्ति है, यह एक देवता की तरह विस्मयकारी है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। अनगिनत सैनिकों ने अपने दिलों में पूर्ण विस्मय के साथ चू युआन को देखा। उनके मन में चू युआन की छवि न केवल दाव के सम्राट की थी, बल्कि एक दिव्य प्राणी, मनुष्यों के बीच एक संत की भी थी। पैंग युआन को हरा दिया गया है। कुछ ही दूरी पर लियू योंग डर गया था। उनकी प्रारंभिक योजना चू युआन के महल छोड़ने और शाही शहर में हंगामा मचाने से उत्पन्न अराजकता का लाभ उठाने की थी, ताकि उनके अधिकांश लोग दावू से भाग सकें और सीधे शाही राजवंश के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा कर सकें। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए पैंग युआन के पास चू युआन के खिलाफ कोई मौका नहीं था। भागो, अगर वह हमें मेरे अपराधों के साथ, शाही राजवंश के साथ मिलीभगत और विद्रोह को भड़काने के साथ पकड़ लेता है, तो वे सभी जघन्य अपराध हैं जो हमारे परिवारों के विनाश का कारण बन सकते हैं। लियू योंग सब कुछ अनदेखा करते हुए रक्त जलाने की गुप्त तकनीक में गोता लगाता है, रक्त के आदमी में बदल जाता है और हुआंग योंग की नाकाबंदी को तोड़ देता है। वह शाही शहर से बहुत दूर भाग जाता है। जब से भव्य जांच शुरू हुई है, मैंने शाही राजवंश को गुप्त रूप से सूचित कर दिया था। जब तक मैं वुडू की सीमा से बच सकता हूं, कोई मुझे लेने आएगा और दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। आखिरी हंसी किसकी होगी यह अभी भी अज्ञात है। डर से भरा हुआ लियू योंग सब कुछ जोखिम में डालकर अपनी जान बचाने के लिए भागता है। यह अपमानजनक है। मैं, लियू योंग, दशकों से चीफ ऑफ स्टाफ रहा हूं, महान घटनाओं का गवाह रहा हूं, और अब मुझे कुत्ते की तरह शिकार बनाया जा रहा है। लियू योंग, तुम कहां भाग सकते हो? पूरी दुनिया मेरी है। लेकिन जैसे ही लियू योंग अपने हताश भागने की कोशिश कर रहा था, पीछे से एक मजबूत आभा तेजी से घुस आए। बिजली की चमक और गड़गड़ाहट के बीच तेजी से आगे बढ़ते हुए चू युआन बिजली की चिंगारी के बीच चल रहा था, हर कदम के साथ विशाल दूरी तय कर रहा था। पलक झपकते ही चू युआन उसके सामने आ गया। लियू योंग चिल्लाता है, हताश होकर चू युआन पर कठोर हमला करता है। उच्च स्तरीय युद्ध तकनीकों और सभी पर हावी होने वाली शक्ति का उपयोग करते हुए चू युआन लियू योंग को एक भयंकर झटका देता है। हालांकि लियू योंग दिव्य क्षमताओं के 8वें स्तर पर था, लेकिन उसकी भोगवादी जीवन शैली ने उसे कमजोर कर दिया था, जिससे उसकी युद्ध शक्ति युद्ध विभाग के उपमंत्री हुआंग योंग से भी कम हो गई थी। वह इस तरह के हमले का सामना नहीं कर सकता था। लियू योंग का दिल डर से जम गया था। वह चू युआन की प्रबल उपस्थिति से स्तब्ध था और अचानक घुटनों के बल गिरकर दया की भीख मांगने लगा। महाराज, मुझ पर दया करो। मैं भ्रमित था और मुझे शाही राजवंश के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए था या विद्रोह नहीं भड़काना चाहिए था। जब तक महामहिम मेरी जान बख्शते हैं, मैं प्रधानमंत्री और गेरल के सभी अपराधों का खुलासा करने के लिए तैयार हूं। वे इन सब के पीछे असली मास्टरमाइंड हैं, मैं बस उनके द्वारा धोखा दिया गया था। मैं उनकी सभी योजनाओं को भी जानता हूं। मुझे उनके विद्रोह के बारे में बहुत पहले से पता था। चू युआन ने अहंकार से कहा, मेरी नज़र में जो कोई भी विश्वासघात करने की हिम्मत करता है, वह मौत का दोषी है। धमाका, एक बड़ा हाथ लियू योंग के सिर के मुकुट पर उतरा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह असहाय होकर केवल देख सकता था, क्योंकि उसकी सारी शक्तियां चू युआन द्वारा अवशोषित की जा रही थीं, जिससे वह एक बेकार व्यक्ति बन गया। 7 गुना आदिम आत्मा। पैंग युआन और लियू योंग से लगातार सारी शक्ति को भस्म करने के बाद चू युआन अंततः आदिम आत्मा के 7वें स्तर पर पहुंच गया। होस्ट ने हिट चॉइस को पूरा किया, 100 डेस्टिनी पॉइंट्स प्राप्त किए। वॉर गॉड्स ग्रेस्प की प्रगति 50% है। डेस्टिनी पॉइंट्स का वर्तमान संतुलन 50 है। वॉर गॉड्स ग्रेस्प की प्रगति 50% है। चू युआन ने सिस्टम स्पेस में एक सोने का दस्ताना देखा, एक ऐसा दस्ताना जो एक अद्वितीय शक्ति से भरा हुआ था, जो भारी चीजों को आधे में फाड़ने में सक्षम प्रतीत होता था। अपने नाम के अनुरूप वॉर गॉड्स ग्रेस्प, चू युआन युद्ध देवता की संपूर्ण पकड़ का इंतजार कर रहा था। इस समय वह बेहोश लियू योंग को वापस शाही शहर में ले आया, जिससे वहां मौजूद अनगिनत सैनिकों में से एक और जोरदार जयकारे की आवाज आई। उसकी शक्ति ईश्वरीय थी। ऐसे राजा के साथ दाव को 4 राज्यों की सहयोगी सेनाओं का डर नहीं था। मुख्य अपराधियों पैंग युआन और लियू योंग को जीवित पकड़ लिए जाने के बाद दूसरों के चेहरों पर निराशा साफ झलक रही थी। कुछ ने आत्महत्या भी कर ली। युद्ध देवता की सेना, जिसमें 3000 सैनिक और निषिद्ध सेना के हजारों सैनिक शामिल थे, ने युद्ध के मैदान को कुशलतापूर्वक साफ कर दिया। शेष विद्रोहियों को मार डाला या पकड़ लिया। टायर इंपीरियल सिटी में कोलाहल मच गया। अपने अजेय तरीकों से चू युआन ने अपनी ताकत और लोहे की मुट्ठी का प्रदर्शन किया। 2 चीफ ऑफ स्टाफ के नेतृत्व में विद्रोह को भी उसने आसानी से दबा दिया, जो उसके शासनकाल का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। हुआंग योंग, चू युआन बोला, आपका नौकर यहाँ है। हुआंग योंग तुरंत आगे बढ़ा। इस बार आपने बहुत बढ़िया काम किया है। भूतपूर्व चीफ ऑफ स्टाफ पैंग युआन ने घोर राजद्रोह किया और उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए था, लेकिन हम युद्ध मंत्रालय में बिना मुखिया के नहीं रह सकते।
आज से आप अस्थायी रूप से युद्ध मंत्री का पदभार संभालेंगे। आप 1 दशक से अधिक समय से मंत्रालय में हैं, आपको इस पद का महत्व समझना चाहिए। चू युआन के आदेश के बाद ये स्पष्ट था कि वह हुआंग योन पर भरोसा करता था, जो न केवल वफादार था बल्कि सक्षम भी था। आपका सेवक आपकी आज्ञा का पालन करता है, हुआंग योंग ने उत्साह से जवाब दिया। हुआंग योंग ने जैकपॉट मारा है। बहुत से लोगों ने हुआंग योंग को आश्चर्य से देखा। हालांकि वह केवल युद्ध मंत्री के रूप में कार्य कर रहा था, लेकिन हर कोई देख सकता था कि सम्राट उसे कितना महत्व देता था। अब से वह सम्राट के पक्ष में सबसे भरोसेमंद उच्च अधिकारियों में से एक होगा। उसके उत्थान और समृद्धि का समय आ गया था। बहुत से लोग पहले से ही हुआंग योंग की चापलूसी करने की योजना बना रहे थे। इसके अलावा आज विद्रोह को दबाने में शामिल हर सैनिक को एक क्रिस्टल तत्वों से पुरस्कृत किया जाएगा। चू युआन ने कहा, एक क्रिस्टल तत्व को दावू में 1 यूनिट सोने के बदले में बदला जा सकता है। अच्छी तनख्वाह पाने वाली फोरबिडन आर्मी के लिए उनका वार्षिक वेतन केवल 1 क्रिस्टल तत्व था। उसके इनाम ने सैनिकों की जय जयकार को और बढ़ा दिया। महाराज, हमें इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? हुआंग योंग ने पूछा। अभी के लिए उन सभी को भारी जेल में कैद कर दो। दंड विभाग के लोगों को उनके साथियों से पूछताछ करने दो और 6 विभागों की गहन जांच करने दो। जो कोई भी एमिस के साथ सहयोग करता हुआ या देश के साथ विश्वासघात करता हुआ पाया जाएगा, उसे तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा। चू युआन ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि निषिद्ध सेना के भीतर भी गद्दार हैं। 8 कमांडरों को सूचित करें कि वे ऊपर से नीचे तक पूरी जांच करें, एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। जहां तक इस मामले का सवाल है, मैं व्यक्तिगत रूप से इसका नेतृत्व करूंगा। उनके आदेश 6 विभागों और निषिद्ध सेना के भीतर तेजी से वितरित किए गए। हालांकि चू युआन ने पहले भी दुश्मनों के साथ मिलीभगत करने और राष्ट्र के साथ विश्वासघात करने वालों की जांच की थी, लेकिन 6 विभागों और निषिद्ध सेना के कुछ तत्वों ने गुप्त रूप से उनके उपायों का विरोध करने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन इस बार मामला अलग था। चू युआन द्वारा व्यक्तिगत रूप से पेंग युआन को पकड़े जाने के बाद उनकी प्रतिष्ठा अपने चरम पर पहुंच गई थी। निषिद्ध सेना के 8 कमांडरों ने, जिनके पास सैन्य शक्ति थी, चू युआन की आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वे अगले दमन के पात्र होंगे। इसके अलावा उन्हें पूरी तरह से जांच में सहयोग करना था। ये तथ्य कि उनके अपने ही रैंकों में गद्दार थे, 8 कमांडरों को क्रोधित कर दिया। चाहे जांच का नतीजा कुछ भी हो, वे लापरवाही के गंभीर आरोपों से बच नहीं सकते थे। चू युआन ने टायर की स्थिति को अपने नियंत्रण में कर लिया था। कई दिनों बाद वफादार और बहादुर मार्क्वेस लू कियानफू भी यान राज्य के प्रीफेक्ट के प्रमुख के साथ लौटे। प्रीफेक्ट ने दावों को धोखा दिया था, शाही राजवंश के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की थी और इस क्षेत्र पर हावी होने का प्रयास करते हुए विद्रोह शुरू किया था। उसे लू कियानफू ने मौके पर ही मार डाला। चौंकाने वाली घटनाएं पूरे देश में फैल गईं, जिससे थोड़ी सी भी गलती करने वाले लोग डर से कांप उठे। वे सभी जानते थे कि पूर्व सम्राट का युग समाप्त हो चुका है। इस युग का सम्राट चू युआन है।